हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप सभी। तो 95 तक एटीएम हम लोगों ने कर लिया, 96 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन वही है कि आपको क्लास में टेंटिव रहना है ताकि क्लास के अंदर ही आपको एटीएम्स याद हो जाए। मैं आपको बहुत सारे एटीएम्स की ट्रिक्स बताता हूँ, तो टेंटिव रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और बाकी जो याद ना हो 10% जो बच जाए, 90% तो आपको याद क्लास में ही हो जाएगा। जो 10% बच जाएगा उसके लिए क्या करना है, जब आप पीडीएफ रिवाइज कर लोगे एक बार तो वो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का पहला इडियम क्या है, द एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है, आंखों का तारा। बोलते ना कि तू तो मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा, तारा अगर किसी इंसान को बोल रहे हो, इसका मतलब आप उसे क्या बोल रहे हो, प्यारा। अगर मैं किसी इंसान को बोलता हूं कि तुम मेरी आंखों का तारा हो, मतलब तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्यारे हो, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वेरी डियर, ये इसका आंसर है। एक एप्पल से पहले भी आया था, अगर आपको याद हो, पिछली क्लासेस के अंदर आ चुका है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण या फसाद की जड़। कोई ऐसी एक चीज जो झगड़े का कारण बनती है, उसी को हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, समझ में आया। द टू नेबर्स विल प्रॉब्ली स्टॉप फाइटिंग व्हेन पिग्स फ्लाई। यहां पर एक और आपको एडियम दे रखा है। ठीक है, व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स आपको पता है क्या होते हैं, और फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। यानी कि वो दोनों जो नेबर्स हैं वो तब लड़ना बंद करेंगे जब जब ये उड़ने लग जाएंगे। ये जो पिग्स हैं ये उड़ने लग जाएंगे। क्या पिग्स उड़ सकते हैं? क्या कभी आपने पिग्स उड़ते हुए देखा है? आप होगा नहीं सर, कभी नहीं देखा। तो ये टर्म आप तब यूज करते हो जब आपको ये बताना होता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे लिखा है ना यहाँ पर कि पड़ोसी लड़ना तब बंद करेंगे जब पिग्स उड़ना शुरू कर देंगे। यानी कि ना तो पिग्स उड़ना शुरू करेंगे और ना पड़ोसी लड़ना बंद करेंगे, यानी कि नेवर। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या होता है, नेवर, है ना। व्हेन देयर फैमिलीज मीट, व्हेन देयर इज अ मैजिक, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, या व्हेन इट रेन्स, तो द करेक्ट आंसर इज समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि पिग्स का उड़ना क्या है, इम्पॉसिबल ही तो है। पिग्स तो नहीं उड़ सकते ना। ठीक है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। आपके जो टीथ है यानी कि आपके जो दांत है, उन दांतों को आप देखोगे ध्यान से तो एक स्किन जो जिसको मसूड़ा बोलते हैं, स्किन ने आपके दांत को पकड़ रखा है। जो आपके दांतों को पकड़ने के लिए जो स्किन है ना, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि आपके जो टीथ है उनके स्किन को देखो कि दोनों के बीच में कितना नैरो मार्जिन है। आपके दांत और दांत को पकड़ने वाले जो स्किन है, दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा नैरो मार्जिन है, बहुत ज्यादा कम मार्जिन है, यानी कि बहुत ज्यादा कम स्पेस है दोनों के बीच में। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, बहुत कम अंतर से। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बहुत कम अंतर से, बहुत कम अंतर से, क्योंकि दोनों के बीच में कम अंतर होता है। दांत के बीच में और दांत को पकड़ने वाली जो स्किन है, आप देखो अपने दांत की स्किन को, उन दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होता है। याद करने की ट्रिक है भाई, बहुत कम अंतर से। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि यार मैं रेस हार गया, लेकिन मैं हारा कैसे, बहुत कम अंतर से। सो आई लॉस्ट द रेस बट आई लॉस्ट इट बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। मैं हारा, लेकिन हारा कैसे, बहुत कम मार्जिन से हारा। यानी कि मान के चलो मात्र 10 मीटर से हारा, यानी कि जो विनर था वो जीत गया और मैं उससे मात्र 10 मीटर पीछे था। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, हिज रिसर्च ऑन द माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ द बर्ड इज रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल, ये है आपका इडियम। ये आपका इडियम है भाई। ठीक है, आपको इसका मीनिंग बताना है। रन ऑफ द मिल का मतलब क्या होता है, रन ऑफ द मिल का मतलब क्या होता है, साधारण। अगर एक शब्द में समझोगे तो ऑर्डिनरी। रन ऑफ द मिल मतलब एक मिल का चलना। तो आपको क्या लग रहा है, एक मिल का चलना कोई बड़ी बात है? भाई मिल है, चलेगा ही। मिल पता है ना, जहां पे आप आटा पिसवाने जाते हो उसको बोलते हैं मिल। तो रन ऑफ द मिल का क्या मतलब है कि एक मिल चल रहा है, एक मिल जो है वो रन कर रहा है। रन का मतलब चलना भी होता है ना, पता है ना, मशीनों के चलने के लिए रन यूज करते हैं हम लोग। तो रन ऑफ द मिल यानी कि मशीन चल रहा है, मिल चल रहा है, तो मिल है, उसका काम ही चलना है। इसमें बड़ी बात क्या हो गई? तो ये ऑर्डिनरी सी बात है, साधारण सी बात है। तो इसका क्या आंसर होगा, एब्सर्ड, 1 इन अ मिलियन, ट्रैश या एवरेज। तो द करेक्ट आंसर इज एवरेज। ऑर्डिनरी कह लो या फिर क्या बोल लो, एवरेज। कोई भी चीज जब ऑर्डिनरी होती है या एवरेज होती है तो उसको बताने के लिए क्या बोलते हैं, इट इज लाइक रन ऑफ द मिल। ठीक है। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता अक्सर आपको कहते होंगे कि बेटा या बेटी, ऐसे जो लड़के होते हैं या ऐसी जो लड़कियां होती है, इनसे ना एक हाथ की दूरी बना के रखना। बोलते होंगे इनसे क्या करके रखना, एक हाथ की दूरी बना के रखना। तो वो इंग्लिश में है कीप समवन, किसी को रखना, एट व्हाट, एट आर्म्स लेंथ, यानी कि ये आपका आर्म है, ये आपका हाथ है, किसी को एक हाथ के लेंथ पे रखना, मतलब एक हाथ की दूरी पे रखना, यानी कि किसी से दूर रहना, किसी को अवॉइड करना, है ना, एक हाथ की दूरी पे रखना। एक हाथ की
दूरी पर रखना, दूरी पर रखना, यानी कि किसी को क्या करना, अवॉइड करना, हाँ कि ना, किसी को दूर रखना। तो क्या होगा, टू ruin someone's, यानी कि किसी को बर्बाद करना, टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज, किसी के बहुत ज्यादा क्लोज आने से बचना, और फ्रेंडली, किसी के बहुत ज्यादा दोस्त बनने से बचना, विद समवन, किसी से। तो यही तो आंसर है कि किसी के ज्यादा क्लोज मत आना। एक हाथ की दूरी पर रखने का मतलब है कि उससे ज्यादा क्लोज मत होना, उससे ज्यादा फ्रेंडली मत होना। एंग्री अबाउट समथिंग या हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर बीइंग टायर्ड, तो द करेक्ट आंसर इज ये, टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज, मतलब एक हाथ की दूरी पर रखने का मतलब ज्यादा क्लोज ना आना, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो यहां पर ना ब्लैंक के अंदर आपको एक इडियम को फिल करना है, यानी कि जो 4 ऑप्शंस होंगे वो चारों इडियम्स होंगे। अब आपको पता है ऐसे में मैं क्या करता हूं, जब चारों ऑप्शंस इडियम्स होते हैं तो मैं चारों को पहले एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं सिचुएशन क्या है। जैक टुक ऑन 3 जॉब्स, जैक ने 3 जॉब्स ली एट वंस, एक बार में उसने 3 जॉब ले ली, कि मतलब मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, 3 जॉब ले ली। बट सून रियलाइज, लेकिन जल्दी उसको एहसास हो गया कि ही हैड व्हाट, ही हैड कट कॉर्नर्स, उसको जल्दी एहसास हो गया कि ही हैड कट कॉर्नर्स, या ही हैड टेकन इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, या ही हैड प्लेड बाय द ईयर। क्या मीनिंग होगा, कौन सा इडियम यहाँ पर फिट बैठेगा, तो उसके लिए आपको इडियम्स की मीनिंग पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, कट कॉर्नर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट कॉर्नर्स। एक इडियम होता है, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो इस तरीके से एक रोड है, ध्यान से समझना, इस तरीके से एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, मकान बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना, मकान बना है, बिल्डिंग बनी हुई है, ये कॉर्नर है ना, बिल्डिंग का कॉर्नर ही तो है, रोड का कॉर्नर ही तो है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, लेकिन आपका मन किया कि यार मैं काम करता, या मान के चलो बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, ये सिंपल एक रोड है, सिंपल क्या है, एक रोड है। आप गाड़ी से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, गाड़ी से। जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आपको लगा यार मुझे यहाँ पे जाना है, तो मैं इतना लंबा रूट क्यों लूँ, इससे अच्छा मैं क्या करूँ, कॉर्नर को कट कर दूं। ये जो कॉर्नर है इसको कट करके, बोलते हैं ना कि यार बाइक क्यों कट करी तूने, कट करने का मतलब है किसी का रास्ता काटना, है ना। तो इसने क्या किया, कॉर्नर को कट कर दिया और डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया बाइक चला के, यानी कि इसने क्या किया, इसने शॉर्टकट लिया, इसने अपना टाइम बचाया, इसने अपना एफर्ट बचाया। तो अगर आप कॉर्नर को कट कर रहे हो, इसका मतलब आप अपना टाइम, अपना पैसा, अपना एफर्ट जो है वो सेव कर रहे हो, और इसकी वजह से आप जो काम है वो कैसे कर रहे हो, केयरफुली नहीं कर रहे हो, वो असावधानी से। क्योंकि देखो क्या ऐसे रोड पे जाना केयरफुल है, नहीं है, समझ में आया। यानी कि किसी काम को क्या करने के लिए, एफर्ट्स बचाने के लिए, या फिर कह सकते हो पैसा बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट से करना, लेकिन अक्सर वो रिस्की होता है, अक्सर वो क्या होता है, रिस्की होता है, या फिर उसको ध्यान से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है। तो बहुत सारी इसकी मीनिंग्स निकल रही है, ओवरऑल मीनिंग अगर जोड़ दोगे तो एक ही निकल रही है कि किसी काम को असावधानी से करना, है ना, टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, एफर्ट बचाने के लिए, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए, या फिर कह सकते हो रिस्क लिया जाए। कट कॉर्नर्स, टू डू समथिंग क्विकली एंड नॉट एज वेल एज यू शुड, और उस तरीके से ना करना जैसा कि आपको करना चाहिए। किसी चीज को जल्दीबाजी में करना जिसकी वजह से उसको वैसा ना करना जैसा आपको करना चाहिए था, मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, क्लियर हो गया कट कॉर्नर्स का क्या मतलब है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये जो इडियम होता है, इडियम होता है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट, टेक समथिंग, ऐसे होता है, टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एक बहुत पुरानी टर्म है ये, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई देखो, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब होता है। अगर आप किसी को भी बोलते हो कि मेरा ये ओपिनियन है, या फिर कह सकते हो मेरा ये आइडिया है, इस आइडिया को तुम एक्सेप्ट करो, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं उसको पूरा ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं वही मान लो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना, अपना भी दिमाग लगाना। यानी कि मेरे आइडिया को एक्सेप्ट तो करो, लेकिन कंप्लीटली मत करो, थोड़ा सा अपने मन में मेरे आइडिया के बारे में डाउट रखना, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, मेरी बात को पूरा सच मत मानना, जो मैं बोल रहा हूं उसको एक्सेप्ट करो, ये जरूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ अपने मन में क्या रखना, डाउट रखना, ताकि तुम उसको और इंप्रूव कर सको। ये मतलब होता है टू टेक समथिंग विद अ बिट ऑफ क्या, अ बिट ऑफ डाउट। टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग, किसी चीज पर पूरा विश्वास ना करना, दैट यू आर टोल्ड, जो आपको बताया जाता है। और टू व्यू समथिंग विद स्केप्टिसिज्म, या फिर किसी भी चीज को देखना कैसे, विद स्केप्टिसिज्म, यानी कि थोड़ा संदेह के साथ। कोई भी बात है, कोई भी चीज है, कोई भी ओपिनियन है, उसको जब आप उस पर पूरा विश्वास नहीं करते, या जब आप किसी भी चीज को देखते हो लेकिन थोड़ा सा डाउट के साथ देखते हो, इसको बोलते हैं टू टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। समझ में आया, मतलब यार मैंने उसकी बात मान तो ली, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को उसकी बात पे डाउट भी है, पूरा नहीं माना मैंने,
थोड़े बहुत माना और थोड़ा बहुत मेरे को डाउट है, यानी कि आई टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। देखो ग्रेन भी आ सकता है या फिर आपको पिंच भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट। प्ले इट बाय ईयर, ये पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आजकल तो क्या होता है म्यूजिकल नोट्स वगैरह ऐसे होते हैं, ऐसे पेपर होता है उसके ऊपर म्यूजिकल नोट्स वगैरह बने होते हैं और इसको देख देख के जो म्यूजिशियंस है वो क्या करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसे बहुत सारे कलाकार हमारे सामने आए हैं इंडिया में भी और बाहर भी, जो क्या करते थे, एक बार ईयर यानी कि कान से सुन लेते थे, उसके बाद सुनते ही वो बजाना स्टार्ट कर देते थे, तो उनको पता लग जाता था कौन से नोट्स बज रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो प्ले इट या प्ले समथिंग बाय ईयर यानी कि सुना और प्ले करना शुरू कर दिया, ना कोई प्रैक्टिस चाहिए ना कोई रिहर्सल चाहिए, सुना और प्ले करना स्टार्ट कर दिया, पहले भी आ चुका है। टू डिसाइड व्हाट टू डू एज थिंग्स हैपन इंस्टेड ऑफ प्लानिंग इन एडवांस, मतलब एडवांस में प्लानिंग नहीं किया आपने, एडवांस में ना प्लानिंग की ना आपने रिहर्सल किया, बल्कि तुरंत आपने क्या कर दिया, किसी काम को करना स्टार्ट कर दिया। बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू देन वन कैन च्यू, इस तरीके से होता है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। देखो समझो मेरी बात को ध्यान से, ये सेंटेंस के हिसाब से आपको दिया हुआ है, ये जो इडियम दिया हुआ है सेंटेंस के हिसाब से दिया गया है, तो यहां पर क्या किया गया, प्रोनाउंस को, जैसे यहां पर प्रोनाउन को यूज किया गया ही को, समझ में आ रहा है, बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, और इसके और सेंटेंस के हिसाब से यहां पर पास्ट की फॉर्म में कुड यूज किया गया, लेकिन एक्चुअल में जो इडियम है वो क्या है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, क्योंकि जो इडियम्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। मेरी बात को समझे, हाँ कि ना? तो इसका क्या मतलब होता है, इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। बाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना, जैसे आप मान के चलो एक सैंडविच खा रहे हो, तो सैंडविच को एक बार में जो आप काटते हो, एक बार में जो आप काट के अपने मुंह के अंदर रखते हो, उसको बोलते हैं बाइट करना, कि भाई ज्यादा बाइट मत करना, थोड़ा सा ही बाइट करना, यानी कि थोड़ा सा ही खाना। तो आप मान के चलो कि एक इतना बड़ा सैंडविच है, एक इतना बड़ा सैंडविच है, और आपने क्या किया, एक बार में ना आधे सैंडविच को बाइट ऑफ कर लिया, यानी कि एक बार में आपने लेके मुंह के अंदर रख लिया। अब आपने रख तो लिया, लेकिन क्या आप उसको च्यू कर पाओगे? च्यू का मतलब होता है चबाना, क्या आप उसको च्यू कर पाओगे? एक बार में नहीं कर पाओगे, आपको वापस मुंह से निकालकर थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। यानी कि बाइट ऑफ मोर मतलब आपने इतना ज्यादा बाइट कर लिया है, ठीक है, देन वन कैन च्यू, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा आपने काट लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना आप कर सकते हो आपने उससे ज्यादा काम अपने हाथ में ले लिया। भाई आप कर सकते हो इतना काम और अपने आपने हाथ में ले लिया इतना काम कि मैं इतना काम कर लूंगा, कैसे पॉसिबल है? समझ गए ना, प्रैक्टिकली समझ गए कि आप ज्यादा बाइट कर लेते हो, किससे, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा बाइट कर लेते हो, यानी कि आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हो, जितना काम कर सकते हो, उससे ज्यादा काम आप अपने हाथ में ले लेते हो। तो यहाँ पर वही तो सिचुएशन है कि उसने 3 जॉब्स एक साथ ले ली जैक ने, लेकिन जल्दी उसको रियलाइज होगा क्या कि ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, कि मतलब भैया उसने इतना ज्यादा बाइट कर लिया जितना वो चबा भी नहीं सकता, यानी कि उसने इतना ज्यादा काम ले लिया है जितना वो कर नहीं सकता। समझ में आया? तो इसलिए इडियम्स की अगर मीनिंग आपको पता हो तो ऐसे फिल करना आसान हो जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, यहां पर भी आपको इडियम फिल करना, मतलब चारों इडियम्स होंगे, ठीक है। हो सकता है कि चारों अलग अलग इडियम हो, या हो सकता है कि एक ही इडियम हो उसको उल्टा सीधा करके दे दिया जाए, तो आपको सही वाला छांटना है। तो यहाँ पर वही है, देखो एक ही इडियम दे रखा है, उल्टा पुल्टा करके पता लगाते हैं। तो देख ही लो ना क्या दे रखा है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऑल इज अनफेयर इन द लव इन द वर्ल्ड, या ऑल इज अनफेयर इन लव एंड वॉर, या ऑल इज फेयर इन द वर्ल्ड। आपने सुना होगा बहुत सारी फिल्मों के अंदर भी बोलते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है, सुना है आपने? प्यार और जंग में सब जायज है। तो प्यार को क्या बोलते हैं? लव, जंग को क्या बोलते हैं? वॉर, और जायज को क्या बोलते हैं? फेयर। तो ये इसका आंसर है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में, प्यार और जंग में सब जायज है, सब जायज है, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो वही है, ही मैनेज्ड टू सेव हिज फादर्स बिजनेस बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, ये इडियम है, बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, ठीक है। ब्रो क्या होता है मेरे भाई? ये वो वाला ब्रो नहीं जो आप बोलते हो हे ब्रो, ये वाला ब्रो नहीं है। ब्रो का मतलब ये है जैसे आई ब्रो, तो ये वाला ब्रो, इसकी बात हो रही है, ब्रो। अब आपने कभी देखा किसी इंसान को, नोटिस किया, खास करके जो मजदूर लोग होते हैं, जो सड़कों पे जो रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, या फिर इसके अलावा जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, जो दोपहर में काम कर रहे हैं, तो आप देखो पूरे शरीर पे पसीना रहता है, पूरे शरीर में क्या रहता है? पसीना। और देखोगे कभी तो यहाँ से भी पसीना टपक रहा होता है ब्रो से। तो अगर किसी के ब्रो से पसीना टपक रहा है, इसका मतलब भैया बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बंदा बहुत मेहनती है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है। सिंपल सी बात है, स्वेट का मतलब क्या है? पसीना। स्वेट का मतलब क्या है? पसीना। कहां से निकल रहा है पसीना? ब्रो से। और ब्रो से पसीना तभी निकलता है जब आप बहुत मेहनत करते हो।
घर में एसी में बैठे बैठे क्या ब्रो से पसीना आएगा? नहीं आएगा। ब्रो से पसीना तभी आता है जब आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। तो इंसिडेंटली या हार्ड वर्क, तो आपको पता है हार्ड वर्क, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज या एनी न्यू पॉसिबल, तो खत्म। ही मैनेज्ड टू सेव हिज फादर्स बिजनेस, उसने अपने पापा के बिजनेस को मैनेज किया बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, यानी कि बाय हार्ड वर्क, बाय द हार्ड वर्क, क्योंकि ब्रो से पसीना तभी आता है जब आप हार्ड वर्क करते हो, हाँ कि ना। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक, यहां से सेंटेंस पढ़ना शुरू करो, ठीक है। माई मैनेजर फोर्स्ड मी टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, मेरे मैनेजर ने मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर दूं। एज अ शेफ, मेरी शेफ की जॉब थी, मैं शेफ था वहां पे। सिंस आई अंडरवेंट अ स्पाइन सर्जरी, मेरी स्पाइन सर्जरी हुई थी, तो मेरे मैनेजर ने बोला भैया तू रिजाइन कर दे, तेरे से काम नहीं हो पाएगा। आई वॉज डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड हो गया। एंड आई हैड लॉस्ट ऑल होप, और मेरी सारी उम्मीदें जो थी वो जा चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। लेटर, बाद में, माई फादर मोटिवेटेड मी, मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया टू ओपन माई ओन कैफे, मेरा खुद का कैफे ओपन करूं मैं। एंड शोड मी वेज टू बी इंडिपेंडेंट, और मेरे पापा ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं क्या हो सकता हूं, इंडिपेंडेंट हो सकता हूं, किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल इट इज ट्रू, आफ्टर ऑल इट इज ट्रू, आफ्टर ऑल इट इज ट्रू मतलब कुछ भी कहो ये सत्य है। दैट वन शुड नॉट, अब इस सिचुएशन को देख के आपको यहां पर फिल करना है कि ये सच है कि वन शुड नॉट व्हाट, वन शुड नॉट ग्रीस द पाम, वन शुड नॉट ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, या वन शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, या वन शुड नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अब इन चारों एडियम का मीनिंग आपको अगर पता हो तो आपका काम हो जाएगा आसान। आ जाओ, ग्रीस द पाम का क्या मतलब होता है? देखो ग्रीस का मतलब क्या होता है आपको पता है, काला काला सा होता है जो साइकिल वगैरह में या फिर उसमें क्या बोलते हैं बाइक वगैरह की चेन में लगा होता है। जब कोई मैकेनिक साफ करता है बाइक को या फिर आपके साइकिल वगैरह को, तो उसकी चेन वगैरह में जो काला काला लगा होता है ना उसको बोलते हैं ग्रीस। क्या बोलते हैं? ग्रीस। अब मान के चलो एक लेबर है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एक मैकेनिक है, एक क्या है, मैकेनिक है, और उसके हाथ में ग्रीस लगी होती है। ऑब्वियस है अगर मैकेनिक है तो उसके हाथ में ग्रीस लगी होती है। अब उस इलाके का जो दादा है, जो गुंडा है, वो उसके पास आया, और क्योंकि चुपचाप वो लोग क्या लेते हैं, हफ्ता लेते हैं। हफ्ता पता है ना कि मतलब मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम मुझे बदले में क्या दो, हफ्ते में पैसा दो। तो जो एरिया का दादा है वो चुपचाप आया। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना बोल के नहीं मांगते हैं। आपने मूवीज के अंदर देखा को चुपचाप जैसे दादा जो होता है एरिया का वो आता है, और जो दुकानदार वगैरह होते हैं वो बेचारे चुपचाप ऐसे हाथ में पैसा पकड़ा देते हैं। तो ऐसे वो मैकेनिक के पास आया, और मैकेनिक ने क्या किया, ऐसे पैसा लिया और पैसा उसके हाथ पे रखने लगा, दादा के हाथ पे रखने लगा, जो गुंडा है उसके हाथ पे रखने लगा। तो जब उसके हाथ पे रखने लगा तो उसके पाम, पाम का मतलब हथेली, पाम का मतलब हथेली, उसके हथेली पे क्या लग गई, ग्रीस लग गई। उसके हथेली पे ग्रीस लग गई क्योंकि मैकेनिक के हाथ में ग्रीस लगा हुआ है, तो उसके हथेली में भी ग्रीस लग गया। और वो जो पैसा है वो क्या है, वो एक तरीके से रिश्वत ही तो है। या मान लो पुलिस वाला आ गया यार, गुंडे की जगह पुलिस वाला रख दो, पुलिस वाला आ गया और पुलिस वाले ने बोला है दुकान चलाने की नहीं चलानी है, तो ऐसे मैकेनिक आया चुपचाप हाथ में पैसा लेके, और हाथ मिलाने के बहाने, साहब हाथ मिलाइए साहब, आप इतने अच्छे हैं साहब, और हाथ में चुपचाप पैसा पकड़ा दिया। तो हाथ में ग्रीस भी तो लगी, उस पुलिस वाले के हथेली में ग्रीस भी तो लगी। तो ग्रीस द पाम का क्या मतलब होता है? अगर आप किसी के हथेली में ग्रीस लगा रहे हो तो यहां से आप समझ गए स्टोरी बना के जो मैंने बताया, इसका मतलब किसी को रिश्वत देना। अगर आप किसी के पाम को ग्रीस कर रहे हो मतलब किसी को रिश्वत दे रहे हो। गिव समवन मनी इन एक्सचेंज फॉर अ फेवर, मतलब आप किसी को पैसा देते हो कब, जब वो आपके ऊपर क्या करता है, एक फेवर करता है। फेवर का मतलब समझ गए? फेवर का मतलब यहां पर क्या कि आपके लिए कोई काम करता है वो, ठीक है, उसके बदले में आप उसे क्या देते हो, पैसा देते हो, फेवर। ऑल्सो ब्राइब, ब्राइब समवन, ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत। ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत, ठीक है, किसी को रिश्वत देना, हाँ कि ना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी खुद की तारीफ करना, ठीक है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, अपने बारे में या अपने अचीवमेंट के बारे में बात करना, स्पेशली इन अ वे दैट शोज दैट वन इज प्राउड, जिससे ये पता लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो अपने ऊपर, या बहुत ज्यादा घमंडी हो आप। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, देखो ये भी पहले आ चुका है, ये भी पहले आ चुका है, यानी कि अब पछताए कहावत जब चिड़िया चुग गई खेत, जब दूध स्पिल्ट हो ही गया, फैल गया, तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज के बारे में अफसोस जताना दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले से हो चुका है और कैन नॉट बी चेंज्ड, और उसको बदला नहीं जा सकता। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका क्या मतलब है, ब्लो हॉट एंड, ब्लो का मतलब क्या होता है, बहना। ब्लो का मतलब क्या होता है, बहना, यानी कि आपके इलाके में जो हवा बह रही है, अचानक से कभी हवा गर्म हो जा रही है, अचानक से कभी हवा ठंडी हो जा रही है। तो अगर आप किसी इंसान के लिए यूज करते हो कि ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड टुडे, ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड टुडे, मतलब कभी वो बोलता है तो उसके मुंह से गर्म हवा आती है, कभी बोलता है उसके मुंह से ठंडी हवा आती है। इसका मतलब कभी वो गुस्से में आ जाता है, कभी वो बड़े प्यार से बात करता है, कि गुस्से में आएगा तो गर्म शब्द निकलेंगे यानी कि गर्म हवा निकलेगी, शांत होगा तो अच्छे शब्द निकलेंगे यानी कि ठंडी हवा निकलेगी। तो इफ समवन इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या है,
समटाइम्स लाइक और बी इंटरेस्टेड इन समथिंग और समवन एंड समटाइम्स नॉट, मतलब कभी कभी किसी चीज में इंटरेस्टेड होना और कभी कभी किसी चीज में इंटरेस्टेड ना होना। सो पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ यू रियली फील, मतलब कभी आप कहते हो कि हाँ मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है, अगले मोमेंट में आप कहते हो कि नहीं मेरे को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं इसमें इंटरेस्ट रखता। यानी कि यू आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, यानी कि कभी आप कुछ बोल रहे हो कभी आप कुछ बोल रहे हो। समझ में आ रहा है? यानी कि पता नहीं चल रहा आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। यानी कि आप कह सकते हो टू बी अनसर्टेन, टू बी अनसर्टेन, कि आप सर्टेन नहीं हो, आप निश्चित नहीं हो कि आपको क्या करना है। आया समझ में? हाँ कि ना? याद रख लोगे भाई, ये याद हो जाएगा। ग्रीस द पाम, ब्लो, ये दोनों आ चुका है पहले, और ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया, इसको याद रख लेना। अब इसका आंसर क्या है? आफ्टर ऑल, मतलब इतना होने के बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे जो भी हो जाए, वन शुड नॉट वॉट, किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। रिश्वत देने की बात नहीं हो रही है, मतलब किसी को अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। यहां पर कहा उसने खुद की तारीफ करी है। या फिर किसी को अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी इंटरेस्टेड है कभी इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, किसी को फैले हुए दूध पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। अब मैंने रिजाइन कर दिया तो कर दिया, अब उस पर रोने का पछताने का क्या फायदा? अपना खुद का कैफे खोलने में भलाई है। तो वन शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि जो हो गया उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं होता कोई। ही वॉज क्वेकिंग इन हिज बूट्स, क्वेक इन वंस बूट्स, ये इडियम होता है आपका, क्वेक इन वंस बूट। क्वेक का मतलब क्या होता है? कांपना, थरथराना। जैसे आपने सुना ना अर्थ क्वेक, यानी कि जो अर्थ है, जो धरती है, वो क्वेक करती है, यानी कि वो थरथराती है, उसी को तो बोलते हैं भूकंप। अर्थ क्वेक करता है तो क्या बोलते हैं? अर्थ क्वेक। अगर कोई इंसान क्वेक कर रहा है अपने बूट्स में, बूट्स में क्या होते हैं? इंसान के पैर होते हैं, बूट्स के अंदर इंसान के पैर होते हैं। और अगर आप अपने बूट्स में क्वेक कर रहा है, यानी कि उसके पैर थरथरा रहे हैं। और आपके पैर कब थरथराते हैं, कब लड़खड़ाते हैं? जब आपको बहुत डर लगता है, जब आप बहुत नर्वस होते हो। जब कोई इंसान नर्वस होता है तो उसके पैर ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं, यानी कि आपके बूट्स के अंदर क्वेक हो रहा है। यानी कि आपके बूट्स के अंदर क्या है? पैर है। यहाँ पर पैर लिखा नहीं है, लेकिन क्लियर अंडरस्टूड है कि बूट्स की बात हो रही, तो मतलब बूट्स में क्या होते हैं? पैर। यानी कि अगर आपके पैर थरथरा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डर से कांपना। क्या बोलते हैं? डर से कांपना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई? टू ट्रेम्बल विद एक्साइटमेंट, टू शेक इन हैप्पीनेस, टू ट्रेम्बल विद फियर। ट्रेम्बल का मतलब भी थरथराना, कांपना होता है, लेकिन यहाँ पर एक्साइटमेंट दे रखा है, जबकि हमें पता है कि डर की बात होती है। तो क्या बोलेंगे? टू ट्रेम्बल विद फियर। जब आप बहुत ज्यादा डरे होते हो तो आप कांपने लग जाते हो, उसी को बोलते हैं क्वेक इन वंस बूट्स। ठीक है, याद हो जाएगा। थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन, थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। और कॉशन देखो कैसे याद रखोगे आप इसको? देखो, आपने देखा होगा इस तरीके से एक बोर्ड लगा होता है, कहीं पे भी आप जाते हो और इसके ऊपर लिखा होता है कॉशन। कॉशन यानी कि सावधान। किसी भी चीज से सावधानी आपको दी जा सकती है। आपको बोल देगा कि भैया आगे चीता है तो सावधान रहें, आगे खाई है तो सावधान रहें। इस तरीके से एक बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है कॉशन। क्या लिखा होता है? कॉशन। अब आपने क्या किया? आप गए, रास्ते से जा रहे हो, आपने देखा कॉशन का बोर्ड लगा है, आपने कॉशन को लिया और आपने विंड में फेंक दिया। विंड का मतलब हवा में। आपने कॉशन को लिया और ले गया, हट हल, हम परवाह नहीं करते। आपने कॉशन को लेके ऐसे विंड में यानी कि हवा में फेंक दिया। यानी कि आपने क्या किया? यू टुक अ रिस्क। सिंपल। आपने कॉशन को निकाल के हवा में फेंक दिया, मतलब आपने रिस्क लिया। आप आगे गए, यहां पर लिखा है कि आगे मत जाइए, यानी कि कॉशन बोर्ड है, आगे मत जाइए। और इस कॉशन बोर्ड को आपने क्या किया? निकाला, हवा फेंक दिया, चलिए यहां से। तो आपने रिस्क लिया। देखो याद रखने का कितना अच्छा तरीका है। थ्रो कॉशन, आपने इस कॉशन को थ्रो कर दिया टू द विंड। विंड का मतलब क्या है? तेज हवा। आपने ऐसे निकाला और तेज हवा में उसको ऐसे करके फेंक दिया, मतलब मुझे परवाह नहीं है, मैं तो रिस्क लूंगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ कि ना? चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल। बोलते हैं ना कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल। और इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है? आसान। मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है। इन समवंस रोल समथिंग वेरी इजी, वीकनेस या जस्ट बिहेवियर। क्या होगा? चाइल्ड्स प्ले। इन समवंस रोल समथिंग वेरी इजी, वीकनेस या जस्ट बिहेवियर। तो आंसर इज समथिंग वेरी इजी। इसके लिए एक और इडियम होता है, अ केक वॉक। एक और इडियम होता है सेम, अ केक वॉक। इसका मतलब भी क्या होता है? बहुत आसान। जैसे दिस इज लाइक अ केक वॉक फॉर मी, मतलब मान लो मैं बहुत सारे केक बिछा दूं और मैं आपको बोलूं इस पे तुझे वॉक करना है, चलना है। अब बोलोगे इसमें क्या, केक पे चलना है, चल दिया। तो केक वॉक है मेरे लिए, मतलब बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोनों की सेम मीनिंग है, चाइल्ड्स प्ले और अ केक वॉक, वेरी इजी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहां पर आपको एक मीनिंग दी हुई है और उस ऑप्शंस में 4 इडियम्स हैं। ठीक है, चलो देखते हैं।
आई फाउंड माई टीचर्स पॉइंट्स, मैंने देखा कि जो मेरे टीचर के पॉइंट्स थे, जो उन्होंने पॉइंट्स अपने रखे, कैजुअल, बड़े कैजुअल थे, एंड इनफॉर्मल थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था जिसको देखकर मुझे अचंभा हो कि यार क्या नॉलेज वाली बात कही है सर ने, या सर ने क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ बोली, नहीं, बड़ा ही कैजुअल था, बड़ा ही साधारण सा था, ऐसा कुछ खास नहीं था, और बड़ा ही इनफॉर्मल था। बड़ा ही क्या था? इनफॉर्मल था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इडियम है जो यही मीनिंग आपको देता है, कैजुअल एंड इनफॉर्मल। तो एक एक करके सब कुछ समझें भाई, इडियम्स की मीनिंग समझें। पहला है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का क्या मतलब होता है? ये इडियम है। देखो, फ्लैश का मतलब क्या होता है? मांस। ब्लड का मतलब क्या होता है? खून। मतलब जैसे कोई इंसान है, वो आपको बोल रहा है कि तू गलती कैसे कर सकता है, तू गलती नहीं कर सकता है, तेरे से गलती की उम्मीद नहीं। आप बोलोगे भाई क्यों नहीं कर सकता? मैं कोई संत हूं, महात्मा हूं, या कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हूं, मैं भी तो नॉर्मल एक हर इंसान की तरह एक इंसान ही हूं। सबसे पहले तो मैं इंसान ही हूं। इंसान के पास क्या होता है? मांस होता है, खून होता है, तो मैं भी तो वही इंसान हूं। आई एम ओनली ए फ्लैश एंड ब्लड। तो जब आप ये बोलते हो कि आई एम ओनली अ फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब आप इस बात पे जोर दे रहे हो कि मैं भी एक साधारण इंसान हूं। समझ में आ गया? यानी कि अध्यात्म मैं नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक इंसान नहीं हूं, मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं हूं, मैं जस्ट एक सिंपल सा इंसान हूं। आई एम ओनली अ फ्लैश एंड ब्लड। यूज टू एम्फेसाइज, इस बात को जोर देने के लिए इसको यूज किया जाता है, दैट अ पर्सन इज फिजिकल लिविंग बीइंग विद ह्यूमन इमोशंस, कि एक बंदा जो है ना, जैसे बाकी सब लोग फिजिकल होते हैं, जैसे मेरे पास भी एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है, लिविंग विद, जी रहा हूं मैं, बीइंग विद ह्यूमन इमोशंस, और मेरे अंदर क्या है? ह्यूमन इमोशंस है। ऐसा तो नहीं कि मैं बाहर से कहीं आया हूं, मेरे अंदर भी इंसान वाले इमोशंस हैं, मेरे पास भी फिजिकली, जैसे आपके पास बॉडी है, मेरे पास भी है। और फ्रेलिटीज, मेरे पास भी इंसानों वाली कमजोरियां हैं। फ्रेलिटीज का मतलब कमजोरी। हर इंसान की कुछ कमजोरी होती है, मेरी भी कुछ कमजोरी है भाई, क्योंकि मैं भी तो सिंपल एक इंसान ही हूं ना। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। ऑफन इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि ऑपोजिट, टू समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, स्पिरिचुअल, मैकेनिकल। मतलब मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी या फिर कोई ऐसा कुछ महान नहीं हूं, या फिर ऐसा कुछ अलग नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, या मैं कोई ऐसा कोई भावात्मक चीज नहीं हूं, कोई भावात्मक पर्सनैलिटी नहीं हूं जो केवल भाव में मौजूद होती है, कि एक ऐसा इंसान था, उसको दर्द नहीं होता था, तकलीफ। ये तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जो वास्तविक में नहीं है। लेकिन मैं क्या हूं? मैं वास्तविक हूं। मेरे पास एक फिजिकल बॉडी है, मैं ह्यूमन इमोशंस के साथ में जीवित हूं, मेरे अंदर इमोशंस हैं, मेरे अंदर इंसानों वाली कमजोरियां हैं। तो आई एम ओनली अ फ्लैश एंड ब्लड। समझ में आया? मतलब इंसान, सिंपल इंसान। ठीक है। फ्री एंड ईजी का मतलब होता है नेचुरल एंड अनस्टडीड। फ्री एंड ईजी का क्या मतलब है? कि ज्यादा आपने अपने दिमाग को लोड नहीं दिया, आपका दिमाग फ्री है, और आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा ईजी है। कोई भी चीज जो फ्री एंड ईजी है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर नहीं। जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट दिया और मैं बोलता हूं कि दैट स्टेटमेंट वाज फ्री एंड इजी, तो फ्री एंड इजी का मतलब क्या है? कि बिना पढ़े दिया गया था, बिना स्ट्रेस के, और ऐसे ही टाइम पास में दे दिया गया था, तो उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मतलब बड़ा ही कैजुअल सा था, है ना। तो फ्री एंड इजी का मतलब है नेचुरल एंड अनस्टडीड, या फिर कैजुअल एंड इनफॉर्मल। आंसर मिल गया आपको? कैजुअल एंड इनफॉर्मल, फ्री एंड इजी। ठीक है। अगला है फुट द बिल। फुट द बिल, देखो ये बिल है, मान के चलो किसी चीज का, ये किसी भी चीज का क्या है? बिल है। ठीक है, ये क्या है? बिल है। यहां पर लिखा हुआ है राजमा, आप एक 5 स्टार होटल में गए हो, 500। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कोका कोला। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 200। और आप 3-4 दोस्त खाने के लिए गए हो, यहां पर लिखा है पास्ता, यहां पर लिखा है 1200, और यहां पर और कुछ भी लिखा है, यहां पर लिखा है 700, यहां पर और कुछ लिखा है, यहां पर लिखा है 5000, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है 6000। अब आप कहोगे 6000 में क्या ले लिया सर? खाने पीने की चीज़ की बात हो रही है ना, तो उसी पे ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा है टोटल, यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल। मेरी बात को ध्यान से समझना, याद हो जाएगा आपको। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको बताता हूँ जिससे आपको इजीली याद हो जाए। यहाँ पर लिखा है टोटल। टोटल कितना हो गया? 6 5 11। कैलकुलेशन के लिए इसको आसान कर दो ना, मैं क्यों इतना टेंशन लूँ। 6 5 11, 1100 और 1000, सॉरी 6000, 5000, 11000 और 1000, 12000 और 1000, 13000, 13200, 13400 और 13900। तो टोटल जो बिल आया वो कितना है? 13900। आप एक बात बताओ, बिल का जो टोटल अमाउंट लिखा होता है वो कहाँ लिखा होता है? देखो ये जो है ना, ये बिल का क्या है? हेड है। ये बिल का क्या है? हेड है, बिल का सर है। ये बिल की बॉडी है, ये बिल की क्या है? बॉडी है। और ये जो है, ये बिल का क्या है? फुट है, यानी कि बिल के पैर हैं। समझे? ये बिल का क्या है? हेड है। ये बिल की क्या है? बॉडी है। और ये बिल का क्या है? फुट है। मेरी बात को समझे? तो अगर आपके सामने इडियम आ जाए फुट द बिल, फुट द बिल का क्या मतलब होता है? कि बिल के फुट में जो टोटल अमाउंट लिखा है, तो बिल के फुट में तो ये लिखा है भाई, बॉडी में देखोगे तो अलग अलग अमाउंट लिखने के लिए, फुट में तो क्या लिखा है? टोटल अमाउंट। यानी कि अगर आप ये बोलते हो कि आई हैव टू फुट द बिल, या आई फिटेड द बिल, अगर आप ऐसा बोलते हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि सारा जो टोटल अमाउंट है जो फुट में लिखा है वो आपने पे किया है।
इफ आई फुट द बिल, तो इसका क्या मतलब है कि जो टोटल अमाउंट लिखा हुआ है वो मैंने पे किया है, ठीक है। तो पे द बिल फॉर समथिंग टिपिकली व्हेन द अमाउंट इज कंसिडर्ड लार्ज और अनरीजनेबल, किसी भी चीज का बिल पे करना। फुट द बिल का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज का बिल पे करना, और उस बिल का जो अमाउंट होता है वो अक्सर बड़ा होता है क्योंकि वो बिल के फुट में लिखा होता है। याद हो जाएगा, फुट द बिल मतलब बिल मेरे को दे दिया लोगों ने और बोला भाई देख ये है ना जो फुट में लिखा है इसको तुझे पे करना है, यानी कि किसी भी चीज का बिल पे करना, कि भाई सामान तू ले रहा है बट आई विल हैव टू फुट द बिल, लेकिन बिल मुझे पे करना पड़ेगा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब क्या होता है? साफ साफ, जिसमें कोई कोई झोल नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब स्क्वायर होता है, ये होता है, लेकिन दोनों को मिलाकर जो ईडीएम बनता है वो क्या बनता है? निष्पक्ष। क्या बनता है? निष्पक्ष, या फिर कह सकते हो ईमानदारी से, ईमानदारी से, निष्पक्ष या ईमानदारी से। इन एन ऑनेस्ट वे, ठीक है, एंड विदाउट एनी डाउट, ईमानदारी से बिना किसी डाउट के, यानी कि निष्पक्ष होकर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। फेयर एंड स्क्वायर। आंसर तो बता दो इसका। अच्छा इसका तो हो गया। वी प्रिफर गोइंग टू मूवीज वंस इन अ ब्लू मून, ये इडियम दे रखा, वंस इन अ ब्लू मून। बोलते हैं ना कि भाई तू तो ईद का चांद हो गया है, तू तो ईद का चांद हो गया है, तो चांद से याद रखो मून, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कभी कभार। ये शायद पहले भी आ चुका है, हाँ आ चुका है, कभी कभार आ चुका है। तो क्या हो जाएगा? वेरी रेयरली, मतलब बहुत बहुत ही रेयरली, कभी कभार ही, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, जिसको बोलते हैं ना ईद का चांद, तो कि तू तो ईद का चांद हो गया, दिखाई नहीं देता, यानी कि बहुत रेयर हो गए तेरे दर्शन, ठीक है। टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक अ केक वॉक, अभी अभी बताया था मैंने आपको पीछे, केक वॉक का मतलब क्या होता है? वेरी इजी बताया था, चाइल्ड्स प्ले, याद आया। ऑल ऑफ अ सडन, तो सडन आ रहा है तो मतलब मीनिंग क्या हो गया? अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जब अचानक से हो जाए या कोई चीज अचानक से घटित हो जाए, जैसे कि ही केम ऑल ऑफ अ सडन या इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अचानक से हो गया, तो क्या हो जाएगा? क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज जो बहुत तेजी से हो और अनएक्सपेक्टेड हो, तो क्या बोलेंगे? क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्वेलो, दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्वेलो। देखो स्वेलो का मतलब वैसे तो क्या होता है? निगलना। क्या होता है? निगलना, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई ये जो तू मुझे बात बता रहा है ना कि मैं यहाँ गया था फिर वहाँ ऐसा ऐसा हो गया, अपने आप ही तेरे से वो क्राइम हो गया, तेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, ये जो तू बता रहा है ना, दिस इज हार्ड टू स्वेलो फॉर मी, दिस इज हार्ड टू स्वेलो, मतलब ये जो बात है ना मेरे गले से उतर नहीं रही है, यानी कि ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। बोलते हैं ना हजम ना होना, बोलते हैं ना ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है, बोलते हैं ना। तो ये आप कब बोलते हो? ये स्टेटमेंट आप कब बोलते हो? जब आपको किसी बात पे जल्दी भरोसा नहीं होता, तभी तो आप बोलते हो हजम नहीं हो रहा है। हजम ना होने का क्या मतलब है? भरोसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही आप जब बोलते हो ना कि ये बात मेरे गले से उतर नहीं रही है, यानी कि मैं इतनी कोई हार्ड चीज है कि आपके गले में वो फंस जा रहा है, आप उसको स्वेलो नहीं कर पा रहे, यानी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिस पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे, जिस पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे, तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, डिफिकल्ट टू स्पीक या डिफिकल्ट टू बिलीव, तो डिफिकल्ट टू बिलीव। गले से ना उतरना, बोलते हैं ना गले से ना उतरना, गले से ना उतरना, या फिर विश्वास ना करना, विश्वास ना कर पाना। ये जो तू बात बता रहा है ना, दिस इज लाइक दिस इज वेरी हार्ड टू स्वेलो, दिस इज वेरी हार्ड टू स्वेलो, यानी कि ये मेरे गले से नहीं उतर पा रही है बात, यानी कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। डिफिकल्ट टू बिलीव है ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। द डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप, द डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप मतलब जो ट्रिप पे जाने का डिसीजन था आफ्टर माय वेकेशन, कि मतलब पहले वेकेशन से आए और वेकेशन से आने के तुरंत बाद ही क्या हो गया? ट्रिप पे जाने का फैसला हो गया, ट्रिप पे जाने का फैसला हो गया। तो ये जो डिसीजन था वॉज द, ये क्या था? तो एक ही इडियम के यहाँ पर अलग अलग रूप दे रखे हैं। एक आपको दे रखा आइस ऑन द केक, एक आपको दे रखा आइस इन द केक, एक दे रखा आइस बिटवीन द केक, एक दे रखा आइस इनटू द केक। तो द करेक्ट आंसर इज आइस ऑन द केक। आइस ऑन द केक का मतलब क्या होता है? कि देखो यहाँ पर लिखा है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आइस ऑन द केक, समथिंग पॉजिटिव दैट एनहेंसेस अ सिचुएशन दैट्स ऑलरेडी गुड, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी सिचुएशन को और अच्छा बना दे। और अच्छा का मतलब क्या? कि पहले से वो अच्छा है लेकिन उसको वो क्या कर दे? और अच्छा बना दे। उसको हम क्या बोलते हैं? आइस ऑन द केक, या चेरी ऑन द केक भी बोलते हैं कई बार, ध्यान रखना। आइस ऑन द केक या चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक। अब अगर इसको आप अपनी भाषा में समझोगे तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? सोने पे सुहागा। क्या होता है? सोने पे सुहागा।
सुना होगा आपने कि मतलब एक तो सिलेक्शन हो गया सीजीएल के अंदर और ऊपर से होम टाउन मिल गया। सिलेक्शन होना अपने आप में अच्छी चीज थी, लेकिन होम टाउन मिलना जो है उसने क्या किया, इस अच्छी चीज को और अच्छा बना दिया। यानी कि दिस वाज लाइक आइस ऑन द केक फॉर मी, दिस वाज लाइक चेरी ऑन द केक फॉर मी, है ना। आई गॉट सिलेक्टेड इन सीजीएल एंड गॉट माई होम टाउन, सो दिस वाज लाइक चेरी ऑन द केक फॉर मी या दिस वाज लाइक आइस ऑन द केक फॉर मी। ठीक है, सोने पे सुहागा। Select the most appropriate idiom to fill in the blank. It's easy to say that you will start exercising. कि मतलब कहना आसान है कि तुम एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे एवरी डे, बट इट इज व्हाट, मतलब कहना आसान है कि तुम एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी इंसान को बोल रहा हूं कि बेटा कहना आसान है कि तू एक्सरसाइज करेगा डेली, रोज बोलता है कल से जिम चलूंगा, कल से जिम चलूंगा, मंडे से पक्का चलूंगा, 1 तारीख से पक्का चलूंगा। पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, फोन उठाते हैं साइलेंट करने के लिए, बस 5 मिनट देखूंगा, अभी कांटा जो है ना मिनट का वो इतने पे है, मतलब 10 मिनट वेट करूंगा, जब कांटा इतने पे आ जाएगा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। और कब वो कांटा खिसक खिसक के 2 घंटे 3 घंटा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि इट्स ईजी टू से दैट यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एवरी डे, कि भाई देख कहना आसान है, इट्स ईजी टू से यानी कि कहना आसान है। तो ये आप किसी को कब बोलते हो, अगर आप किसी इंसान को बोल रहे हो भाई देख कहना आसान है, इसका मतलब क्या है कि कहना करने से ज्यादा आसान होता है। किसी भी बात को कहना जो है करने से ज्यादा आसान होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इडियम जो है यही मीनिंग आपको दे रहा है। तो ये वाला इडियम देखो लिखा हुआ क्लियरली आपके सामने, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। इजियर सेड देन डन, यानी कि करने के मुकाबले कहना आसान है। किसी भी काम को करने के मुकाबले कहना आसान है। कहने में क्या ही जाता है, मैं कल से तेरे साथ चलूंगा, लेकिन जब बात करने पे आएगी तो नहीं जाएगा वो। कहना आसान होता है ना। बाकियों की मीनिंग देखें, लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जैसे एक मछली है, मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो मछली अनकंफर्टेबल फील करेगी, क्योंकि पानी उसका घर है और बाहर वो जिंदा नहीं रह सकती, है ना। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अनकंफर्टेबल, जब आप किसी भी जगह पे अनकंफर्टेबल फील करते हो, आपके जैसे लोग नहीं होते हैं, आपके आसपास के लोग नहीं होते हैं, आपके जान पहचान के लोग नहीं होते हैं, और आपको समझ नहीं आता क्या करूं, और आप बहुत अनकंफर्टेबल होकर बैठे हुए हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर राइट नाउ, कि मैं बिल्कुल वैसा फील कर रहा हूं जैसे कि एक मछली को पानी से बाहर रख देते हैं ना, वैसा फील कर रहा हूं। You do not feel comfortable or relaxed because you are in an unusual or unfamiliar situation. आप एक बड़े ही अनयूजुअल या बड़े ही अनफेमिलियर का मतलब क्या होता है, अनजान से माहौल में आप हो, जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, फिश आउट ऑफ वाटर। Easier said than done, बता दिया मैंने। Emphasizing that although it sounds like a good idea in a theory, you think it would be difficult to actually do it. मतलब आपको लगे कि यार कितना अच्छा आइडिया है, it sounds like a good आइडिया इन थियरी, कि अगर केवल आप थ्योरी में सोचो, अगर आप केवल इमेजिन करो, केवल सोचो, तो आपको लगेगा कितना अच्छा आइडिया है, सोचना और बोलना कितना आसान है, लेकिन जब एक्चुअल में उसको करने की बात आएगी तो वही आपको डिफिकल्ट लगेगा, वही आपको क्या लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। क्राइंग वुल्फ, एक वुल्फ जो है, वुल्फ का मतलब भेड़िया, एक वुल्फ का मतलब भेड़िया, वुल्फ कभी रोता नहीं है, वुल्फ कभी भी रोता नहीं है, लेकिन अगर वुल्फ रो रहा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है वुल्फ बहुत चालाक होता है, लोमड़ी भी बहुत चालाक होती है। वुल्फ अगर रो रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि वो एक फॉल्स अलार्म दे रहा है आपको, यानी कि वो झूठ मूठ का रो रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। क्या कर रहा है वो, आपको भ्रमित कर रहा है, या फिर वो रोकर आपसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है, बहुत दूर से आपको आवाज आ रही है उसके रोने की, आप उसकी हेल्प करने जाओगे लेकिन वो आपको खा जाएगा। यानी कि जब आपको मदद नहीं चाहिए तो आप मदद मांग रहे हो, भेड़िए को असल में तो मदद नहीं चाहिए ना, लेकिन वो रो रहा है यानी कि आपसे मदद मांग रहा है। इसका मतलब आपको मदद नहीं भी चाहिए लेकिन आप झूठ मूठ का लोगों से मदद मांग रहे हो, यानी कि यू आर अ क्राइंग वुल्फ, तुम झूठे हो, तुम झूठी मदद मांग रहे हो लोगों से, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं क्राइंग वुल्फ। जब कोई झूठा संदेश आपको दे, जब कोई झूठी इंफॉर्मेशन फैला दे, है ना। टू गिव अ फॉल्स अलार्म, यानी कि गलत खबर देना, जैसे जैसे कभी कोई वुल्फ क्राई नहीं कर सकता, इसी प्रकार से अगर आप किसी के लिए यूज करते हो कि ही इज क्राइंग वुल्फ, ही इज अ क्राइंग वुल्फ, यानी कि वो एक ऐसा इंसान है जो आपको क्या देता है, गलत खबर देता है, गलत सूचना देता है, कुछ भी सही नहीं बताता आपको, ठीक है। या फिर टू कीप आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन यू डू नॉट नीड इट, मतलब लोगों से हेल्प मांगते रहना लेकिन एक्चुअल में आपको हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मांगते हो कि भाई थोड़ी मदद कर देते, मेरे को थोड़ी जरूरत है, लेकिन एक्चुअल में आपको आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, क्राइंग वुल्फ। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल मतलब आपको पता है जैसे ये माइलस्टोन होता है, लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है अजमेर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ऐसे एक पत्थर गड़ा होता है रास्तों में, आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है और उस पर लिखा होता है अजमेर 100 किलोमीटर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइलस्टोन। क्या बोलते हैं, माइलस्टोन। हर मील पे मिलता है आपको ये,
हर 1 मील की दूरी जब आप तय कर लेते हो तो आपको ऐसा एक स्टोन मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई देख तूने मेरे लिए इतना कर दिया है, प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल और चला जा, मतलब तू मेरे लिए ऑलरेडी 5 मील चल चुका है, मान ले मेरे लिए ऑलरेडी तू क्या चल चुका है, 5 मील चल चुका है, बस 2-3 मील और चल दे, गो द एक्स्ट्रा माइल। चल यार कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी तेरे लिए 5 मील चल चुका हूं, मैं तेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल और चल दूंगा, है ना। गो फॉर एक्स्ट्रा माइल, यानी कि आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर यू, यानी कि चल मैं तेरे लिए एक्स्ट्रा माइल चल दूंगा, यानी कि किसी के लिए ज्यादा प्रयास करना, किसी की बहुत ज्यादा हेल्प करना, कह सकते हो ना, मेक अ स्पेशल एफर्ट, एक स्पेशल एफर्ट लगाना टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए थोड़ा स्पेशल एफर्ट लगाना। जैसे मैं आप ही लोगों को बोलूं कि आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, सीजीएल 2024 का एग्जाम होने वाला है, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब बचे हुए 4-5 दिन के अंदर थोड़ा सा और प्रयास लगा दो, थोड़ी सी और मेहनत लगा दो, थोड़ा और स्पेशल एफर्ट लगा दो, अगर आपको किसी को अचीव करना, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आपने इतनी मेहनत की है, गो सम एक्स्ट्रा माइल्स नाउ, कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा माइल्स और चले जाओ, यानी कि थोड़ी सी और मेहनत कर लो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद रहेगा, भूलोगे नहीं, बहुत अच्छे। Samira has been in dash since she got selected for a highly paid job at multinational company. Samira has been in what? Samira जो है ना तब से क्या है, डैश में है, since she got selected for a highly paid job, जब से वो एक हाईली पेड जॉब के लिए सिलेक्ट हुई है एट अ मल्टीनेशनल कंपनी, तब से वो क्या है, डैश है, ऑल द रेज है, इन 7th हेवन है, या इन द डार्क है, या इन कोल्ड डे इन जुलाई है। आ जाओ, इन 7th हेवन, इन 7th हेवन का मतलब क्या होता है, 7वें आसमान पे, 7वें आसमान पे। ऐसा ही एक और इडियम आया था, आपको याद है, ऑन क्लाउड 9, उसका भी मैंने सेम ट्रिक बताया था कि 7वें आसमान पर ही होता है, ऑन क्लाउड 9 हो अगर आप, इसका मतलब क्या कि आप बहुत खुश होते हो। ऐसे अगर आप इन 7th हेवन होते हो, इन 7th हेवन का मतलब क्या है, 7वें आसमान पे होना, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। तो उसकी जॉब लगी है, लाखों की जॉब लगी है, अच्छी सैलरी मिल रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो बहुत खुश होगी ना वो। तो आपको आंसर मिल गया कि शी वॉज इन 7th हेवन, कि वो 7वें आसमान में थी, यानी कि बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा क्या थी, खुश थी। बाकी की मीनिंग देखो, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीटली हैप्पीनेस, ठीक है, कंप्लीट हैप्पीनेस। इन ऑल द रेज, इन ऑल द रेज का मतलब क्या होता है, प्रचलित होना, प्रचलित होना। टू बी वेरी पॉपुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम, कोई चीज जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत पॉपुलर होती है, जैसे कि जब तेरा नाम आई थी तो ऑलमोस्ट जितने भी लड़के थे वो सारे ऐसे बीच की मांग निकाल के घुमा करते थे, तो हम क्या बोलेंगे कि बीच की मांग वॉज इन ऑल द रेज, वॉज इन ऑल द रेज इन 2006 के आसपास की बात है, जो भी है, ठीक है। तो इन ऑल द रेज का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा प्रचलित होना। इन द डार्क, यानी कि पूरा आइडिया ऐसे बनता है, टू कीप समवन इन द डार्क, इन द डार्क क्या मतलब हुआ, किसी को अंधेरे में रखना, फिल्म में आपने बहुत सुना होगा। यानी कि क्या मतलब होता है इसका, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका, किसी को किसी से कोई बात छुपाना, किसी से कोई बात छुपाना। बोलते हैं ना कि मतलब इतने साल तुमने मुझे अंधेरे में रखा, अंधेरे में रखने का मतलब ये नहीं कि अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर देना, अंधेरे में रखा का मतलब इतने साल तुमने ये बात मुझसे छुपाई, तुमने इतने साल मुझे क्या रखा, यू केप्ट मी इन द डार्क, तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मुझसे बात छुपाई। तो कीप इन द डार्क का मतलब होता है टू नॉट नो अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में ना पता होना, दैट अदर पीपल नो अबाउट, जिसके बारे में दूसरे लोग जानते हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो आप क्या हो, यू आर इन द डार्क, यू आर इन द डार्क। इन अ कोल्ड डे इन जुलाई, जुलाई के महीने में ठंडी का दिन देख सकते हो आप इंडिया में, खास करके जुलाई के महीने में क्या आपको ठंड दिखाई देती है क्या, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में तो गर्मी ऐसी हो रखी कि जान जा रही है, तो जुलाई में ठंड कहां से देख लोगे। तो जुलाई के महीने में जैसे ठंड नहीं हो सकती, वैसे ही इस वाले स्टेटमेंट का मतलब कुछ ऐसा बताता हो जो कभी सच नहीं हो सकता। द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट दैट विल नेवर हैपन, कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं होगी, जैसे जुलाई में ठंड नहीं हो सकती, जुलाई में ठंड नहीं हो सकती, है ना। तो ये आप किसके लिए यूज करते हो, किसी ऐसी चीज के लिए जो कभी नहीं हो सकती। समझ में आया, जैसे कि योर प्लान इज लाइक अ कोल्ड डे इन जुलाई, योर प्लान इज लाइक अ कोल्ड डे इन जुलाई, कि तुम्हारा जो प्लान है ना ये कैसा है, जुलाई में एक कोल्ड डे के जैसा है, यानी कि तुम्हारा प्लान कभी सक्सेस नहीं होगा और कभी तुम्हारा काम होगा ही नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। क्या है, इम्प्रैक्टिकल है। आई होप यू ब्रेक अ लेग, आई होप यू ब्रेक अ लेग, ये तो पहले भी बता चुका हूं। गो ब्रेक अ लेग, तो ब्रेक अ लेग का मतलब किसी की टांग तोड़ दो नहीं, हम जब किसी को गुड लक विश करते हैं कि जाओ कामयाब होके आओ, तो उसके लिए यूज करते हैं ब्रेक अ लेग। आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर परफॉर्मेंस टुनाइट, तो ब्रेक अ लेग का मतलब परफॉर्म वेल, ठीक है, किसी को गुड लक विश करते हैं अच्छा करने के लिए।
Select the most appropriate idiom to fill in the blank. If Peter said he would get that book for you, he will do it. अगर पीटर ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए वो बुक लेके आएगा तो वो करेगा. He always what? Keeps under his hat, keeps him at arm's length, keeps his word या keeps his shirt on. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? He always keeps his word. यानी कि वो अपने वादे का पक्का है, अपने वचन को पूरा करता है, अपने शब्दों को रखता है वो, यानी कि जो वो बोलता है वो करता है. He always keeps his word. यानी कि जो बोलता है वो उसको रखता भी है. वो ऐसा नहीं कि आज बोला कल भूल गया, नहीं. बाकियों की मीनिंग क्या है? कीप अंडर हिज हैट. जो जादूगर लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, ऐसे हैट निकालते हैं और ऐसे हैट अपने हाथ पे रखते हैं, लेकिन हमें पता है कि हाथ खाली नहीं है, हाथ के अंदर कुछ ना कुछ तो है, हैट के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो उसने छुपा रखा है. तो कीप अंडर द हैट का मतलब क्या है? टू कीप समथिंग सीक्रेट. खत्म. कीप अंडर हैट का मतलब है टू कीप समथिंग सीक्रेट. इससे ज्यादा क्या आसान तरीका हो सकता है याद रखने का? अगला, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ. आ चुका है. एट आर्म्स लेंथ ये तो फालतू है सेंटेंस के हिसाब से. मेन इडियम क्या है? एट आर्म्स लेंथ. इसका मतलब क्या है? किसी को अवॉइड करना, किसी से ज्यादा दूरी, किसी से ज्यादा नजदीकी ना बढ़ाना, ज्यादा दोस्ती ना करना. ठीक है, आ चुका है. कीप हिज वर्ड बता दिया. डू व्हाट वंस प्रॉमिस. कीप हिज वर्ड या कीप वंस वर्ड मतलब अपने वादे को पूरा करना, अपने वादे को पूरा करना. कीप वंस वर्ड. ठीक है. और अगला क्या है आपका? कीप हिज शर्ट ऑन. कीप वंस शर्ट ऑन. कीप वंस शर्ट ऑन. सलमान भाई की मूवीज देखी होंगी आपने, कोई बहुत सारी मूवीज देखी होंगी. सलमान भाई जब शर्ट उतारते हैं, जब गुस्से में होते हैं तभी उतारते हैं. सलमान भाई शर्ट कब उतारते हैं? जब गुस्से में होते हैं. लेकिन अगर मैं सलमान भाई को बोल रहा हूँ, सलमान भाई कीप योर शर्ट ऑन. ऑन का मतलब पहने रहो. ऑफ, ऑफ का मतलब होता है उतारना, ऑन का मतलब होता है पहने रहना. सलमान भाई कीप योर शर्ट ऑन, अपनी शर्ट पहने रहो. इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, सलमान भाई के नाम से इडियम है ये, ऐसा नहीं है, बहुत पहले की टर्म है ये, सलमान भाई की वजह से नहीं बनी है. ये बेसिकली एक माना जाता है कि जब भी किसी को गुस्सा आता ना तो शर्ट उतारता. आजा आजा लड़ ले आजा. तो कोई शर्ट उतार रहा है और मैं किसी को बोल रहा हूँ कीप योर शर्ट ऑन, यानी कि गुस्सा मत कर, काम डाउन बेबी, काम डाउन. ठीक है. स्टे काम, बी पेशेंट, नॉट गिव वे टू टेम्पर और एक्साइटमेंट. स्टे काम, बी पेशेंट, नॉट गिव वे टू टेम्पर मतलब शांत रहो, पेशेंट रहो यानी कि धैर्य रखो. नॉट गिव वे टू टेम्पर, अपने टेम्पर को संभाल के रखो, बाहर मत जाने दो उसको. और एक्साइटमेंट, संभाल के रखो, शांत रहो, यानी कि क्या होगा? कीप योर शर्ट ऑन. कीप योर शर्ट ऑन. ठीक है, आंसर मिल गया आपको. कीप हिज वर्ड. विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस. बॉस के जो हार्श वर्ड्स यानी कि जो कड़े कड़े जो शब्द उसने इस्तेमाल किए. सृजन फेल्ट सैड, सृजन को बड़ा ही बुरा लगा. बट हिज कॉलीग्स वर्ड्स, लेकिन जो उसके कॉलीग्स वर्ड्स थे, क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी. आपको यहां पर बताना एक सूटेबल इडियम कौन सा आएगा. गलत फॉर्म दे रखी है इडियम के. क्रिएट इंसल्ट टू इंजरी नहीं होता, अटैच इंसल्ट टू इंजरी नहीं होता, प्रोवोक इंसल्ट टू इंजरी नहीं होता, एडेड इंसल्ट टू इंजरी होता है. एडेड इंसल्ट टू इंजरी, एडेड इंसल्ट टू इंजरी. ये एडेड इंसल्ट टू इंजरी कैसे याद रखोगे भाई इसको? एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है जले पे नमक छिड़कना. जले पे नमक छिड़कना. टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब पहले से जो बुरी सिचुएशन है उसको आपने और बुरा बना दिया. किसी के जले पे आपने नमक छिड़क दिया. एड इंसल्ट टू इंजरी कैसे याद रखोगे इसको? जैसे मान के चलो एक लड़का है ना, वो दौड़ता 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 किताबें लेके आ रहा है, उसका पैर किसी चीज में फंस गया और वो गिर गया और उसको घुटने पे इंजरी हो गई, घुटने पे चोट लग गई. तो एक तो उसको इंजरी हो गई और ऊपर से आप क्या कर रहे हो? आपने उसको देखा और ऊपर से आपने उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दिया. अरे अरे अंधा है क्या, देख के नहीं चलता है, कैसा है, कुपोषण का शिकार, कैसे पैर में चोट लगी, देख कैसे इसके पैर. एक तो उसको इंजरी हुई है, ऊपर से आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? उसके जले पे नमक छिड़क रहे हो, है ना. यानी कि जो सिचुएशन ऑलरेडी उसकी बेकार है बेचारे की, उसको आप और बेकार बना रहे हो. हाँ कि ना. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन. देखो, एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, इनमें से कौन सा इडियम है जिसका मतलब ये होता है? व्हेन द क्रंच कम्स, बीट द क्लॉक, अ हेल ऑफ टाइम, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम. तो ये इसका करेक्ट आंसर है. सबकी मीनिंग एक एक करके ध्यान से समझते हैं. बहुत ही प्यारे प्यारे इडियम्स यहाँ पर दे रखे हैं. देखो, बहुत ही जबरदस्त और प्यारे इडियम्स हैं. पहला है व्हेन द क्रंच कम्स. व्हेन द क्रंच कम्स का मतलब होता है व्हेन अ सिचुएशन बिकम सीरियस एंड अ डिसीजन मस्ट बी मेड. एक सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो जाए कि अब आपको लगे नहीं यार अब तो फैसला करना ही पड़ेगा, यानी कि ये जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है. बोलते हैं ना कि भाई देख सिचुएशन खराब है और ये सबसे सही टाइम है फैसला लेने का, तो द क्रंच हैज कम. क्या बोलोगे? द क्रंच हैज कम, यानी कि सही समय आ चुका है. द क्रंच हैज कम का मतलब सही समय. याद रख लोगे. बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक का क्या मतलब होता है?
याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक रेस हो रही है, मान लो एक रेस हो रही है, ये रेस की लाइन है, ठीक है, ये फिनिश लाइन है, ये रेस की क्या है, फिनिश लाइन है। इस रेस के अंदर दो लोग भाग रहे हैं। एक जो है रेस के अंदर एक घड़ी है, रेस के अंदर क्या है, एक घड़ी है, ठीक है, 12, 3, 6, 9 इस तरीके से, सॉरी, एक घड़ी है रेस के अंदर, ठीक है, और एक आप हो। बीट का मतलब क्या होता है, बीट का मतलब मारना भी होता है, हराना भी होता है। बीट का मतलब मारना भी होता है और हराना भी होता है, ठीक है। मेरी बात को समझो, एक रेस है, ठीक है, उस रेस के अंदर दो लोग भाग रहे हैं, एक आप भाग रहे हो और एक जो क्लॉक है वो भाग रहा है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, आपने फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया, यानी कि आपने घड़ी को बीट किया। आपने क्या किया, घड़ी को बीट किया, यानी कि आपने घड़ी को हरा दिया। अब इसका एक्चुअल क्या मतलब बनता है, घड़ी को हराने का एक्चुअल मतलब क्या बनता है, जैसे मान के चलो किसी काम को करने की जो डेडलाइन थी वो 12 बजे थी, कि 12 बजे तक मुझे काम को करना था, लेकिन मैंने उस काम को 11 बजे ही कर दिया, यानी कि घड़ी में 12 बजे इससे पहले मैंने वो काम कर दिया, मतलब मैंने घड़ी को हरा दिया। बोलो हाँ कि ना, मैंने घड़ी को हरा दिया, आई बीट द क्लॉक, मतलब 12 बजे की डेडलाइन थी लेकिन मैंने 11 बजे कर दिया, यानी कि इससे पहले कि घड़ी 12 बजाए मैंने काम को निपटा दिया। तो बीट द क्लॉक का मतलब होता है परफॉर्म अ टास्क क्विकली और विद इन अ फिक्स टाइम लिमिट, किसी काम को जल्दी करना और विद इन या बिफोर अ फिक्स्ड टाइम लिमिट, जो एक फिक्स टाइम लिमिट होती है उससे पहले ही काम को निपटा देना, उसको बोलते हैं बीट द क्लॉक। क्या बोलते हैं, बीट द क्लॉक। अहेल ऑफ टाइम, ये हम कब यूज करते हैं, अहेल ऑफ टाइम, मतलब जब आप किसी भी काम को करते हो और आपको बड़ा मजा आता है, बोलते हो ना कि यार क्या समय था वो, बोलते हो ना क्या टाइम था वो, इट वॉज अ हेल ऑफ टाइम, है ना, यानी कि क्या समय है, क्या समय है या था, एक्साइटमेंट में बोलते हो। यू हैड अ ग्रेट टाइम और दैट यू हैड अ डिफिकल्ट टाइम, या तो आपका समय बहुत ही बुरा था तो क्या बोलते हो, यार वो क्या ही समय था यार वो, तो इस पे एम्फेसाइज करने के लिए क्या बोलोगे, इट वॉज अ हेल ऑफ अ टाइम, इट वॉज हेल ऑफ अ टाइम। या फिर बहुत ज्यादा आपका अच्छा समय था, एक्साइटमेंट के साथ भी बोल सकते हो, इट वॉज हेल ऑफ अ टाइम, इट वॉज हेल ऑफ अ पार्टी। टाइम की जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे कोई पार्टी है, वो पार्टी बहुत अच्छी थी तो आप एक्साइटमेंट दिखाने के लिए क्या बोलोगे, इट वॉज हेल ऑफ अ पार्टी, इट वॉज हेल ऑफ अ पार्टी। या फिर कोई मीटिंग थी, मीटिंग बहुत ही गंदी गई, मीटिंग में लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या बोलोगे, इट वॉज हेल ऑफ अ मीटिंग। तो अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरे के लिए भी यूज कर सकते हैं, समझ में आया। और टाइम की जगह पर आप कुछ भी लगा सकते हो, पार्टी लगा सकते हो, मीटिंग लगा सकते हो, मूवी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, मतलब या तो उसको बहुत अच्छा दिखाना हो या उसको बहुत ही क्या दिखाना हो, बुरा दिखाना हो, ठीक है। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है मेरे बंधु मेरे मित्र, देखो इसका मीनिंग समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये घड़ी की सुई है, यहाँ पे घड़ी की सुई ही तो घड़ी के हाथ होते हैं, हाँ कि ना। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, टाइम का मतलब क्या है, क्लॉक, टाइम का मतलब क्या है, क्लॉक, टाइम कह लो या क्लॉक कह लो, तो क्लॉक के जो हाथ होते हैं वो उसकी सुई होती है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये सुई जो आपको पता है कि कैसे बढ़ेगी, ऐसे आगे बढ़ेगी, हाँ कि ना, सुई तो ऐसी बढ़ती है ना आगे, अरे समझ में आ रहा है भाई। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस सुई को पकड़ के, इस सुई को पकड़ के आप इधर खींचने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि सुई को पकड़ के आप टर्न बैक, टर्न बैक का मतलब क्या होता है, उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप टाइम में पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो। आसान है याद करना, मुश्किल तो नहीं है। आप क्या करना चाह रहे हो, आप घड़ी के जो हाथ हैं उसे टर्न बैक करना चाह रहे हो, मतलब वो सुई आगे बढ़ रही है लेकिन आप उसको पकड़ के से पीछे खींचना चाह रहे हो, टर्न बैक यानी कि पीछे खींचना उसके हाथ को, मतलब आप टाइम को पीछे लाना चाह रहे हो। रियल में नहीं, रियल में तो टाइम पीछे आ नहीं सकता। जब आप इमेजिन करते हो, जब आप सोचते हो कि काश यार मैं उस समय में जा पाता, काश उस समय जिस समय मेरी दादी जिंदा थी तो उनसे सही से बात कर लेता, तो उसको बोलते हैं समय में पीछे चले जाना। अगर आप टाइम के हैंड्स को टर्न कर रहे हो इसका मतलब आप टाइम में पीछे चले गए, रियल में नहीं जा सकते, इमेजिन कर रहे हो आप कि आप पीछे चले गए। टू रिकाउंट, रिक्रिएट और रिटर्न टू द पास्ट, पास्ट के बारे में क्या करना, याद करना, पास्ट को रिक्रिएट करना या पास्ट में वापस चले जाना, रियल में नहीं, यादों यादों में, उसको बोलते हैं टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। याद रख लोगे, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। टाइम के हैंड्स को टर्न बैक कर रहे हो तो क्या मतलब हुआ, और टाइम को क्लॉक कर रहे हो या बीट को क्लॉक को बीट कर रहे हो तो क्या मतलब हुआ, इससे आसान समझाने का तरीका नहीं हो सकता। द प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, लिखित रूप में। जैसे कोई आपको बोल रहा है कि कल से आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, आप उसको बोलते हो कि भाई कैन यू गिव मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, सफेद काला नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब इन रिटर्न, रिटर्न में दे दो आप मुझे, ठीक है।
Select the most appropriate idiom for the following statement. It's better to get less than what you want than get nothing. समझ में आया? It's better to get less than you want than what you want than get nothing. Get nothing और get less, इसका क्या मतलब है कि कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल जाए, जिसको हम बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि भैया कुछ भी ना मिलने से अच्छा क्या है, कुछ भी ना मिलने से अच्छा क्या है कि कम से कम कुछ तो मिले। तो आपको बताना कि इसके लिए कौन सा इडियम होता है, इसके लिए कौन सा इडियम होता है। ठीक है, बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इज बेटर देन नथिंग, वही वाली बात हो रही है कि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना अच्छा है। हाफ अ लोफ, लोफ का मतलब क्या समझो आप, ब्रेड। लोफ का मतलब क्या समझो, ब्रेड। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, तो यही तो आंसर है, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, कि कुछ भी ब्रेड ना मिलने से अच्छा क्या कि कम से कम आधा ही ब्रेड मिल जाए। आप जिद पकड़ के बैठो कि मुझे पूरा ही चाहिए, पूरा चाहिए, तो सामने वाले ने बोला भैया ऐसा देख, या तो हाफ मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे, हाफ ही चूज करोगे। तो इसका क्या मतलब होता है कि या तो किसी चीज को मतलब खो दो या किसी चीज का थोड़ा सा पोर्शन एक्सेप्ट कर लो, तो हम क्या बोलते हैं, हाफ ऑल ऑफ इज बेटर देन नन, कि भैया किसी भी चीज के नाम मिलने से तो अच्छा यही है कि उसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। ठीक है, बाकी 3 इडियम है, वेस्ट नॉट, वांट नॉट, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, और अ स्टॉर्म इन अ टी कप। समझते हैं, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, इसका तो मतलब आपको समझ में आ गया। इट्स बेटर टू हैव समथिंग इवन इफ इट्स नॉट व्हाट यू वांट, मतलब जो आपको चाहिए हालांकि पूरा नहीं मिल पाया लेकिन कुछ तो मिला आपको। ठीक है, देन टू हैव नथिंग एट ऑल, कुछ ना होने से अच्छा क्या है कि आपको कुछ मिल गया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सीजीएल का एग्जाम दे दिया है ना, और आपको पोस्ट मिल गई एक्साइज इंस्पेक्टर की, लेकिन आपको पोस्ट कहाँ पे मिली, तमिलनाडु में, और आप चाहते थे दिल्ली में, और आप बोल रहे यार मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई ऐसा है, देख हाफ अ लोफ इज बेटर देन नथिंग, कि कोई भी पोस्ट ना मिलने से तो अच्छा ना कि तुझे पोस्ट मिल गई, तुझे सब कुछ चाहिए कि होम पोस्टिंग भी चाहिए, लेकिन तुझे सब कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ तो मिला ना, हाँ कि ना। चल एक छोटी पोस्ट मिल गई तुझे 2400 ग्रेड पे की, लेकिन कुछ तो मिला, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। वेस्ट नॉट, वांट नॉट, जब आप ये किसी को बोलते हो कि वेस्ट नॉट वांट नॉट, इसका मतलब जैसे मान के चलो पैसा ही है, मैं कोई इंसान मैं देख रहा हूं जिसको बहुत पैसा खर्च कर रहा है वो, तो मैं उसको बोलूंगा भाई देख इतना पैसा तो वेस्ट कर रहा है ना, मैं तुझे एक ही बात कहना चाहूंगा, वेस्ट नॉट वांट नॉट, मतलब मान ले अभी तू अगर वेस्ट करेगा तो बाद में जब तुझे उसकी आवश्यकता होगी, जब तू उसको क्या करेगा, वांट करेगा, जब तू उसको चाहेगा तो तेरे पास नहीं होगा। इससे अच्छा क्या कर, वेस्ट नॉट, अभी वेस्ट मत कर, और आगे वांट नॉट, आगे तुझे वांट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब तेरे पास ऑलरेडी होगा। मेरी बात समझे क्या मतलब है, यूज टू से दैट इफ अ पर्सन नेवर वेस्ट थिंग्स, कि अगर कोई व्यक्ति कभी किसी चीज को वेस्ट ना करे, सो ही और शी विल ऑलवेज हैव व्हाट इज नीडेड, तो उसके पास हमेशा वो चीज होगी जिसकी उसको आवश्यकता है। अगर वो किसी चीज को वेस्ट ना करे तो वो चीज उसके पास हमेशा होगी। इसके लिए हम यूज करते हैं वेस्ट नॉट वांट नॉट, कि भाई देख इसको वेस्ट मत कर, क्योंकि अगर तू इसको वेस्ट नहीं करेगा तो ये चीज तेरे पास हमेशा होगी। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़े, अगला क्या है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। आपने सुना होगा जहां आग होता है वहीं धुआं उठता है, सुना होगा आपने, जहां आग होता है धुआं वहीं उठता है, धुआं वहीं उठता है। यानी कि जो आप र्यूमर सुन रहे हो, जो आप ऊपर ऊपर की बातें सुन रहे हो, जो आप अफवाह सुन रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ अगर आपको लग रहा है कि सच्चाई तो है, क्योंकि ऐसे ही कोई इतनी बड़ी बात तो अफवाह नहीं फैलाएगा। जैसे भैया मेरी बात मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी जो है ना किसी सर्विस के अंदर है मान के चलो, और आपने देखा कि स्टार्टिंग के 5 साल तक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और आपने देखा कि अगले 6 महीने के अंदर उसके पास बहुत सारा सामान आ गया, गाड़ी आ गई, घर में बहुत सारा फर्नीचर का सामान आ गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गया। तो आपको पहले तो कुछ नहीं लगा, लेकिन हुआ क्या, 2 महीने बाद ना कॉलोनी में ऐसी अफवाह फैल गई कि जो आदमी ने रिश्वत लेता है, ये आदमी जो क्या लेता है, रिश्वत लेता है। अब ये अफवाह पूरी जगह फैल गई, आपके पास कोई आया है पूछने के लिए कि तुझे क्या लगता है ये अफवाह है या तुझे क्या लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, तो आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे जहां आग उठता है ना वहीं धुआं होता है। यानी कि अगर ये अफवाह फैल रही है तो भैया इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तूने देखा नहीं कितना सामान उसके घर में आ गया, फर्नीचर आ गया, गाड़ी ले ली उसने। यानी कि क्या मतलब होता है, इफ पीपल आर सेइंग दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, अगर लोग ये कहते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया है, देयर इज यूजुअली अ गुड रीजन फॉर इट, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अच्छा कारण होता है,
उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, यानी कि जहां आग उठता है वहां, जहां आग होता है वहीं धुआं उठता है। जो र्यूमर, जो अफवाह फैली हुई है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है, अगर सच्चाई नहीं होती तो ये अफवाह फैलती ही नहीं, इतनी बड़ी अफवाह। समझ में आया? अ स्ट्रॉ इन अ टी कप। टी कप का मतलब क्या होता है? चाय का कप। एक चाय के कप के अंदर आप पूरा का पूरा क्या लेके आओ? स्ट्रॉम लेके आ जाओ। पूरा का पूरा क्या लेके आ जाओ? स्ट्रॉम, यानी कि पूरा का पूरा तूफान, पूरा का पूरा तूफान लेके आ जाओ। इस तरीके से बनाओ चाय का कप, ठीक है, और इसके अंदर पूरा का पूरा तूफान, बादल सब ले आओ आप इसके अंदर। स्ट्रॉम इन अ टी कप का मतलब क्या होता है? मतलब इतना बड़ा तूफान एक छोटे से कप में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो जब आप बोलते हो स्ट्रॉम इन अ टी कप, यानी कि छोटी सी बात पे बड़ा बवाल काटना। छोटी सी बात है लेकिन बवाल आपने बड़ा काट दिया, ठीक है। तो अ सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री, एक सिचुएशन जिसमें लोग बहुत गुस्सा होते हैं, और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हो, उसको बोलते हैं व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ स्ट्रॉम इन अ टी कप, कि तुम एक छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो, ठीक है। समझ में आया? याद हो जाएगा, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, वेस्ट नॉट वांट नॉट, वेस्ट मत करो। तो इससे क्या होगा? जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास रहेगी, तुम उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी, वो तुम्हारे पास रहेगी ऑलरेडी। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कि जहां आग होता है वहीं धुआं उठता है, यानी कि जो आप बात सुन रहे हो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई आपको लगती है, तब आप ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हो, ठीक है। अ स्ट्रॉम इन अ टी कप, यानी कि छोटी सी बात पे बड़ा बवाल। भरत इज अ स्किलफुल अचीवर सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। आपको पता है ये इडियम आप पहले भी पढ़ चुके हो, टू हिट द नेल ऑन द हेड। शोल्डर नहीं होता, होल नहीं होता, द टॉप नहीं होता, हिट द नेल ऑन द हेड होता है, यानी कि सही समय पर सही बात कहना, या कुछ बिल्कुल सही कहना, या कुछ बिल्कुल सही करना। टू डू या स्पीक एग्जैक्टली राइट, ठीक है, एग्जैक्टली राइट थिंग, कुछ करना या कुछ कहना बिल्कुल सही चीज। मेक द सिचुएशन वर्स, मेक द सिचुएशन वर्स, यानी कि सिचुएशन को और भी खराब कर देना। तो इसका एक तो आपने पढ़ा था टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, है ना, जले पे नमक छिड़कना। और अगर सिचुएशन को मैं और खराब करने की बात करूं तो उसके लिए एक और इडियम यूज करते हैं हम लोग, क्या? ऐड फ्यूल टू द फायर, कि मतलब पहले से आग लगी पड़ी है, उसमें आपने जाके फ्यूल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया आपने, तो इससे आग और भड़केगी, सिचुएशन और खराब होगी, है ना। बाकी इडियम्स का क्या मतलब है? टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन का मतलब क्या होता है? पिग। स्वाइन का मतलब क्या होता है? पिग, है ना। आप एक पिग के सामने क्या रखते हो? कास्ट का मतलब होता है फेंकना, कास्ट का मतलब क्या होता है? फेंकना। आप एक पिग के सामने पर्ल्स यानी कि मोती फेंक देते हो। आपने ऐसे बहुत सारे मोती लिए, आप एक पिग के सामने गए, आपने मोती को फेंक दिया, पिग क्या करेगा? आपको ऐसे देखेगा और आप पे ऐसे तरस खाएगा, अबे जा, मेरा मोती से क्या लेने देना, तुझे नहीं पता मैं क्या खाता हूँ, याद कर मैं क्या खाता हूँ, तेरे पास भी वो चीज़ तू दे सकता। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि आप एक ऐसे इंसान को कोई ऐसी चीज देने की कोशिश कर रहे हो जिसकी उसको कदर ही नहीं है। उसको मोती, मोती इतनी कीमती चीज है, लेकिन उसको मोती से क्या मतलब? पिक को, उसे तो वही गंदी चीज जो आप सोच रहे हो, जो मैं सोच रहा हूँ, वही चाहिए उसको तो। यानी कि किसी ऐसे इंसान को कुछ ऐसा दे देना जिसको उसकी कदर नहीं है, सिंपल। वेस्टिंग देयर टाइम बाय ऑफरिंग समथिंग, मतलब किसी को ऑफर करना दैट इज हेल्पफुल, जो कि हेल्पफुल है या वैल्यूएबल है टू समवन, किसी के लिए, हु डज नॉट अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड, लेकिन उस व्यक्ति को उसकी कदर ही नहीं है, वो अप्रिशिएट ही नहीं करता है, समझता ही नहीं है। आप किसी की मदद करना चाह रहे हो और वो आपको अप्रिशिएट ही नहीं करा, वगैरह मैंने तेरे से मदद मांगी, ये तो कैसी बात हो गई? ये तो वही बात होगी कास्टिंग पल्स बिफोर अ स्वाइन, है ना। टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, है ना, मतलब अपने अंतिम क्षण में होना, यानी कि मरने वाला। या फिर बहुत ज्यादा टायर्ड के लिए भी यूज करते हैं, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ है तो उसके लिए भी बोलते हैं आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स, आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। या फिर कह सकते हो अगर कोई मरने के नजदीक है तो हम क्या बोलते हैं? ही इज ऑन हिज लास्ट लेग, ही इज ऑन हिज लास्ट लेग, यानी कि मरने वाला है, ठीक है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, पता लग गया। व्हेन यू डू और से समथिंग, जब आप कुछ ऐसा कह देते हो, कर देते हो, दैट मेक्स अ माइजरेबल सिचुएशन इवन वर्स, जो कि बेकार सिचुएशन को और बेकार बना दे, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। टू बाइट द डस्ट, ये तो कई बार आ चुका है, आपके ओपोनेंट ने आपको ऐसे पकड़ा और आपको जमीन पे ऐसे करके लिटा दिया कुश्ती के अंदर, यानी कि आप धूल चाट गए, यानी कि आप हार गए, यानी कि टू डाई या फिर टू एंड इन फेलियर, ठीक है। आगे बढ़े। प्ले इट बाय ईयर, कितनी बार आ चुका है? बिना रिहर्सल के, बिना प्लानिंग के कुछ कर देना। तो ओबे द रूल्स नहीं, एक्ट एज सजेस्टेड नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स, डायरेक्ट दे रखा आंसर, कितनी बार आ चुका, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है। मेमोरी लाइक सीएफ, सीएफ का मतलब क्या होता है? छन्नी। छन्नी देखिए आपने, चाय जिससे छानते हैं देखिए आपने, या फिर आटा जिससे छानते हैं, छन्नी देखिए आपने। तो आप मुझे बताओ, उस छन्नी के अंदर अगर आप कुछ रखते हो तो क्या छन्नी में टिकता है? नीचे गिर जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो मेमोरी एक छन्नी की तरह हो चुकी है, इसका मतलब बात आती तो है आपके मेमोरी तक, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो निकल जाती है, यानी कि आपकी मेमोरी बड़ी खराब है।
आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में कुछ रुकता ही नहीं है, क्योंकि आपकी मेमोरी एक सीव की तरह हो चुकी है, यानी कि एक छन्नी की तरह हो चुकी है। जैसे छन्नी में कुछ नहीं रुकता, वैसे ही आपकी मेमोरी में कुछ नहीं रुकता, यानी कि आपकी मेमोरी क्या हो चुकी है, खराब, है ना, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। तो द करेक्ट आंसर इज पुअर मेमोरी। समझ में आ गया, मेमोरी लाइक सीएफ, आसान था। Select the most appropriate idiom for the underlined words in the given sentence. The candidate blamed the persistent traffic jam. कैंडिडेट ने ब्लेम किया, ये जो परसेंट यानी कि लगातार जो ट्रैफिक जैम हो जाया करता था, उसके लिए उसने ब्लेम किया एज रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट। उसने बोला कि मेरे लेट होने का जो रीजन है वो क्या है, लगातार होने वाला ट्रैफिक जैम। एंड द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूअर था, बिलीव्ड हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड। इंटरव्यूअर जो था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसने उसकी बात पे भरोसा तो कर लिया, हालांकि वो पूरा कन्विंस नहीं था, उससे पूरा कन्विंस नहीं था। तो क्या हो जाएगा, जब आप किसी से पूरा कन्विंस नहीं होते, आपको डाउट होता है, आपको क्या होता है, डाउट होता है कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप जो उस डाउट का जो लाभ है आप उसी को देते हो, मतलब आप उसी की बात को सही मान लेते हो। इसको बोलते हैं क्या, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। अगर आप किसी को बेनिफिट का डाउट देते हो, जैसे आप किसी को बोलते हो कि आई गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब मुझे डाउट था, जो वो बता रहा था ना, मुझे इसके ऊपर डाउट था, मुझे नहीं पता था कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट मैंने उसी को दे दिया। डाउट का जो बेनिफिट है मैंने उसी को दे दिया, मतलब जो उसने बोला मैंने उसको सच मान लिया, हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं था। बिलीव्ड हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड, तो गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। बाकियों की मीनिंग देखें। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है टू बिलीव समथिंग गुड, टू बिलीव समथिंग गुड अबाउट समवन, किसी के बारे में कुछ अच्छा बिलीव करना, रादर देन समथिंग बैड, मतलब अच्छा मान लेना, मतलब आपको लग रहा है कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन आप अच्छा मान लेते हो, है ना। व्हेन यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग ईदर, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसको क्या मानो, या तो आप उसको क्या मानो, गुड मानो, या तो क्या मानो, आप उसको बैड मानो, आपके पास ऑप्शन है डूइंग ईदर, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आप क्या मान लेते हो, अच्छा मान लेते हो। इसका मतलब आपने उसको क्या दिया, आपने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। आपको डाउट था, लेकिन उस डाउट का बेनिफिट आपने उसको दे दिया, मतलब आपने उसकी बात मान ली। चेंज वंस ट्यून, चेंज वंस ट्यून, चेंज वंस ट्यून का क्या मतलब होता है, बोलते हैं ना कि इसके तो सुर ही बदल गए, सुर बदल जाना, सुर बदल जाना, सुना होगा आपने हिंदी में, कि जैसे पहले एक इंसान आपसे मदद मांगता था, आपके आगे पीछे करता था, हाथ पैर जोड़ता था, और जैसे उस इंसान के पास पैसा आया, जैसे वो इंसान कामयाब हुआ, वो इंसान आपसे बिल्कुल अकड़ के बात करने लग गया, आपके सामने से ऐसे छाती चौड़ी करके जाता है, तो आप क्या बोलते हो, यार इसके तो सुर ही बदल गए, इसके तो ट्यून ही चेंज हो गए, है ना। तो क्या मतलब होता है, टू चेंज योर ओपिनियन कंप्लीटली, अपने ओपिनियन को पूरी तरीके से चेंज कर लेना, स्पेशली बिकॉज यू नो इट विल ब्रिंग यू एन एडवांटेज। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्यून चेंज कर लेना। जैसे एक आदमी है, बाबूजी आप कितने अच्छे हो, आप ही सब कुछ हो, मैं आपके अलावा कोई नहीं दुनिया में, यानी कि बिल्कुल ट्यून चेंज हो गए। तो मैंने देखा यार कल तक ये इंसान मेरे से ठीक से बात नहीं करता था, आज ये आ रहा है मेरे आगे जी हुजूरी कर रहा है मेरी, इसकी ट्यून ही चेंज हो गया। इसका मतलब वो अपने बिहेवियर को चेंज किया, बंदा जो ऐसे बात कर रहा है बिहेवियर को चेंज किया। क्यों, क्योंकि उसको आपसे कोई एडवांटेज चाहिए, तो वो क्या कर लिया, अपना ट्यून चेंज कर लिया। ठीक है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती इंसान से ही होती है, टू एयर, एयर का मतलब गलती करना, गलती इंसान से होती है, टू फॉरगिव इज डिवाइन। बोलते हैं ना कि भैया जो गलती करे वो इंसान, जो माफ करे वो भगवान। बोलते हैं ना कहावत में कि जो गलती करे वो इंसान, जो माफ करे वो भगवान। तो ऑल पीपल कमिट सिंस, ये हम कब यूज करते हैं, ये वाला जो फ्रेज है कब यूज करते हैं, जैसे मान लो किसी इंसान से गलती हो गई, किसी इंसान से गलती हो गई और दूसरा इंसान जो है ना उसको माफ नहीं कर रहा है, दोनों मेरे सामने है, तो मैं एक स्टेटमेंट यूज करूंगा, भाई देख क्यों इतना नाराज हो रहा है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। कि तुझे पता है हर इंसान से गलती होती है, इंसान गलती का पुतला होता है, तेरा काम है माफ करने का, जो माफ करता है वो बड़ा होता है। ठीक है। ऑल पीपल कमिट सिंस, जितने भी लोग हैं वो सारे पाप करते हैं, सिंस का मतलब पाप करते हैं, सब पाप करते हैं, एंड मेक मिस्टेक्स, और सभी गलतियां करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, यानी कि वन शुड नॉट जज द वर्थ और वैल्यू, किसी की औकात या किसी की कीमत को जज ना करना, ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज या व्यक्ति के, बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि बाहरी दिखावे से, किसी के बाहरी दिखावे को देखकर किसी की जो वास्तविक वैल्यू है, जो वास्तविक वर्थ है, उससे उसको जज नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि बुक के कवर को देख के जज मत करो कि बुक कैसी होगी। कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम, देखो क्या लिखा हुआ है, औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर, काय का फेमस, फाउंड दैट ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम। औरंगजेब ने क्या देखा कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है जो क्या है, समवन, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया, समवन मोर पावरफुल देन हिम,
जो क्या है उससे ज्यादा ताकतवर है। औरंगजेब ने देखा कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है जो उससे ज्यादा क्या है, ताकतवर है, इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेव मराठा शिवाजी। और वो जिनको पकड़ा था वो कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो क्या थे, औरंगजेब से ब्रेव थे। तो आपको बताना है कि कौन सा इडियम बिल्कुल सूटेबल है यहाँ पे। किस इडियम का मतलब ये होगा, अपने से ज्यादा मुश्किल, अपने से ज्यादा कह सकते हो ब्रेव व्यक्ति से टकराना, या बहुत बड़ी मुश्किल से टकराना, बहुत बड़ी मुश्किल से सामना होना, ऐसे कुछ मिलेगा यहाँ पे। देखते हैं एक एक करके इडियम्स का मतलब। निप इन द बड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निप इन द बड? बड का मतलब क्या होता है, कली। एक फूल बनने से पहले कली होती है छोटी सी, उसके बाद खिलकर वो फूल बनता है, हाँ कि ना। तो आप सोचो कि जब कोई कली है, फूल अभी बना नहीं है, तभी आपने उसको क्या करते हैं, निप कर लिया। निप का मतलब, आप निप का मतलब ऐसे होता है चूटी भरना, किसी को ऐसे हाथ से चूटी पकड़ के भरते हो ना, उसको बोलते हैं निप। तो आपने बड को लिया और बड को आपने ऐसे चूटी भर के उसको आपने तोड़ दिया, निप, आपने निप कर दिया इन द बड। यानी कि जब वो बड है तभी आपने उसको खत्म कर दिया, आपने उसको फूल बनने ही नहीं दिया। यानी कि किसी चीज को शुरुआती मोमेंट पे ही क्या कर देना, खत्म कर देना, दबा देना, ताकि वो बड़ा हो ही ना पाए। जैसे पुराने फिल्मों में बोलते थे ना कि इससे पहले कि ये बच्चा बड़ा हो जाए और संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने लगे, इस बच्चे को अभी मार दो, ना ये बड़ा होगा ना संपत्ति में हिस्सा मांगेगा। यानी कि निप हिम इन द बर्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निप इन की जगह, निप और इनके बीच में क्या आ जाएगा, निप हिम इन द बर्ड, कि मतलब उसे शुरुआती दौर में खत्म कर दो ताकि आगे टेंशन ना हो। जैसे पुलिस वालों को पता चलेगा कि कुछ लोग जो है ना कल बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, बहुत बड़ा जो है ना जुलूस निकालने वाले हैं, तो जुलूस के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक रात पहले लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े आने वाले किसी संकट को, किसी बहुत बड़े आने वाले कह सकते हो मूवमेंट को या किसी चीज को उन्होंने स्टार्टिंग फेज में क्या कर दिया, रोक दिया, ताकि वो चीज आगे बढ़ ही ना पाए, है ना। तो दे डिड व्हाट, उन्होंने क्या किया, दे निप्ड देम इन द बड, दे निप्ड द लीडर्स, दे निप्ड द लीडर्स, उन्होंने लीडर्स को क्या कर दिया, इन द बड, यानी कि शुरुआती फेज में ही पकड़ लिया। मारना नहीं होता इसका मतलब, पकड़ लिया, रोक दिया, ताकि वो चीज आगे ना बढ़ पाए, निप इन द बड। टू पुट अ क्विक एंड टू समथिंग या टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ वर्स प्रॉब्लम, ताकि ये और बड़ी प्रॉब्लम ना बन सके। चेंज हैंड्स, चेंज हैंड्स का क्या मतलब होता है, चेंज हैंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे समझ, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, पिक्चर की मदद से नहीं समझा पा रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं आपको। चेंज हैंड्स का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो, देखो मान के चलो ये मेरी बाइक की चाबी है भाई, ठीक है, ये मेरी बाइक की चाबी है, ये बाइक मेरी है, अब ये मेरे हाथ में है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये चाबी मैंने क्या की, लेके इसके हाथ में रख दी। यानी कि इस चाबी ने क्या किया, इसने अपने हाथों को चेंज किया। चाबी के हाथ नहीं होते हैं, लेकिन जिस हाथ में ये है वो हाथ तो इसने चेंज किया। पहले ये इस हाथ में है, यानी कि इसका ओनर मैं हूं, अब ये इस हाथ में है, यानी कि अब इसका ओनर कोई और है। तो अगर कोई चीज अपने हैंड्स को बदल रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो चीज बिक चुकी है, उसका मालिक अब कोई और बन चुका है ना। इट्स ओनरशिप, यानी कि इसका जो मालिकाना हक है चेंजेस वो बदल जाता है, यूजुअली बिकॉज इट इज सोल्ड टू समवन एल्स। कोई चीज अगर आप किसी को बेच देते हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं कि माई कार, मेरी जो कार है, चेंज्ड इट्स हैंड्स, मेरी कार ने अपने हाथों को बदल लिया, या माई कार चेंज हैंड्स, माई कार चेंज्ड हैंड्स, मेरे कार ने हाथों को बदल लिया। हाथों को बदलने का मतलब क्या है कि पहले वो मेरे पास थी, अब वो किसी और के पास है, क्योंकि वो बिक चुकी है, ठीक है, चेंज हैंड्स। कैच और टाटर का क्या मतलब होता है, टाटर आपके दांत में लग जाता है, आपने कभी देखा होगा, दांत के अंदर कभी देखने की कोशिश करना, जो दांत का नीचे का हिस्सा होता है ना, उसमें व्हाइट व्हाइट या पीला 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 ना, बहुत एक टफ जैसा कुछ एक मटेरियल होता है, वो आप देखना कभी भी वो आपके दांत में जमा होता है, उसको बोलते हैं टाटर। बहुत हार्ड होता है, बहुत क्या होता है, वो हार्ड होता है। तो अगर आपके दांत में क्या लग जाए, टाटर लग जाए, इसका मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम है वो, क्योंकि आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ना। टू कैच अ टाटर का मतलब है टू एनकाउंटर विद समवन दैट प्रूव्स मोर पावरफुल, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से सामना आपका हो रहा है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है और आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है, बहुत ट्रबलसम है। तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है ना, कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो उनसे ज्यादा क्या थे, ताकतवर थे, और उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे, तो कैचिंग अ टाटर, सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज का मतलब क्या होता है, ब्लेज का मतलब होता है आग लगाना या जलाना, और ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। आपने बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी होंगी कि कुछ लोग जंगल में जा रहे हैं, किसी चीज़ को खोज रहे हैं, या किसी उस पे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, किसी चीज़ की सर्च पे जा रहे हैं, तो उनमें से एक लीडर होता है जो आगे आगे चलता है ऐसे मशाल लेके, और जैसे झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है ना, दो तरीके के लोग होते हैं, या तो उनके हाथ में बहुत बड़ा वाला चाकू होता है, वैसे झाड़ियों को काटते हुए चलते हैं, रास्ता बनाते हैं, और बाकी लोग उनके पीछे चलते हैं, या तो क्या करते हैं, ऐसे आग लेकर मशाल से झाड़ियों में ऐसे करके आग लगा देते हैं। जब आग लगा रहे हैं यानी कि वो रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ट्रेल को ब्लेज कर रहे हो, यानी कि
ब्लेज का मतलब वो चलाना, और ट्रेल का मतलब रास्ता, यानी कि आप दूसरों के लिए रास्ता बना रहे हो। मतलब किसी काम को करने वाले आप शुरुआती व्यक्ति हो, आप उसके संस्थापक हो, पायनियर हो आप उसके। टू बी द फर्स्ट वन, पहले इंसान होना, टू डू समथिंग एंड टू शो अदर्स हाउ टू डू इट, और दूसरों को बताना कि कैसे होता है, यानी कि आप दूसरों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हो। यू आर ब्लेजिंग द ट्रेल, ब्लेजिंग द ट्रेल, ठीक है। किसी काम की शुरुआत करना, शुरुआत करना और दूसरों को बताना कि कैसे होता है, कि कैसे होता है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी, गीतिका अपनी नई मूवी के बारे में बहुत बात कर रही थी। हाउएवर इट केम टू नथिंग इन द थिएटर्स, लेकिन इट केम टू नथिंग, यहाँ पे देखो इस तरीके सिचुएशन है पूरा का पूरा, कि गीतिका अपनी मूवी के बारे में बहुत बात कर रही थी कि मूवी ऐसी है वैसी है, लेकिन जब मूवी थिएटर में लगी तो इट केम टू नथिंग, ऑडियंस आई नहीं, मूवी पे कोई ज्यादा रिएक्शन ही नहीं आया, इट केम टू नथिंग। तो कौन सा आइडियम होगा? टू गिव द डेविल इज ड्यूज, या याद है पहले आ चुका है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं पसंद करते, जिसको आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसके अंदर अगर कोई गुण है तो उसकी तारीफ आपको करनी पड़ेगी, या उसने अगर आपके लिए कुछ किया है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ इसके पास ये एबिलिटी है, इसने मेरी हेल्प की है, बेशक आप उसको पसंद करो ना करो, ठीक है। आ चुका है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, बता चुका हूं, टू गेट इन टू हॉट वाटर या टू गेट इन टू सूप, दोनों बताया था मैंने। मतलब जब आप ट्रबल में आ जाते हो, परेशानी में आ जाते हो। टू डिग द ग्रेव, बोलते हैं ना अपनी कब्र खोदना, कि वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, यानी कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से वो खुद ही परेशानी में आ जाएगा। या फिर टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? कोई रिजल्ट ना निकलना। गीतिका अपनी मूवी के बारे में इतनी बात कर रही थी, लेकिन जब मूवी थिएटर में लगी तो कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया, यानी कि उसकी मूवी को देखने कोई नहीं आया। एंड इन स्मोक यानी कि सब कुछ क्या हो गया? धुएं की तरह उड़ गया हवा में, सब कुछ क्या हो गया? हवा की तरह धुएं में उड़ गया। मतलब आग लग गई और हवा की तरह धुएं में उड़ गया, मतलब सब कुछ बेकार हो गया, विफल हो गया, है ना। मीनिंग देखो बाकियों की। टू गिव द डेविल इज ड्यू आ चुका है पहले, यानी कि गिव क्रेडिट टू व्हाट इज गुड, मतलब जो अच्छा है उसको स्वीकार करना। इन अ डिसएग्रीएबल और डिसलाइक्ड पर्सन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप डिसएग्री करते हो, जिसको आप नापसंद करते हो, उसकी भी अच्छी चीजों के लिए उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना। वेयर यू माइट बी इन डेंजर, जहां पर आप खतरे में होते हो, मैंने बताया ना, ट्रबल में होते हो, परेशानी में होते हो। टू डिग वंस ग्रेव, मतलब अपनी कब्र खोदना, अपनी कब्र खोदना, ठीक है, अपनी कब्र खोदना। टू बिहेव इन अ वे, इस तरीके से बिहेव करना, दैट विल कॉज वन टू लूज और फेल, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा? लूज कर देगा किसी चीज को या फेल हो जाएगा। यानी कि आप अपने साथ ही कुछ गलत कर रहे हो, अगर आप अपनी खुद की कब्र खोद रहे हो, मतलब अपने साथ ही कुछ गलत करो जिसकी वजह से आप कुछ गवा दोगे या फेल हो जाओगे, ठीक है। टू एंड इन स्मोक बता दिया, समथिंग हैज कम टू नथिंग, कि कोई परिणाम उसका नहीं निकला और हैज नो पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये यहां से सेंटेंस आपका शुरू हुआ। राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, राइना अपनी क्लासेस को बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर लेती है। तो वेरी अटेंटिवली का क्या मतलब है? इन अकॉर्डेंस विद, बाय ब्लेजिंग अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब तो किसी काम की शुरुआत करना, उसके पायनियर बनना, ये नहीं हो सकता। बाय लूजिंग इन अ क्लाउड या बी ऑल ईयर्स, याद है आपको मैंने बताया था। टू बी ऑल ईयर्स यानी कि आपके जो दोनों कान है आप ऐसे आगे करेंगे, हाँ बोलिए बोलिए मैं सुन रहा हूँ, बताइए बताइए। टू बी ऑल ईयर्स यानी कि आप बिल्कुल ध्यान से किसी चीज को सुन रहे हो, बहुत अटेंटिव हो, टू बी ऑल ईयर्स, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब क्या होता है? किसी से सहमत होना। इन अकॉर्डेंस विद, इन अ वे दैट एग्रीज विद और फॉलोज, मतलब किसी से सहमत होना। बाय ब्लेजिंग अ ट्रेल बता चुका हूं। बाय लूजिंग इन अ क्लाउड, इसका मतलब है टू बी कंफ्यूज और पजल्ड, यानी कि आप बादलों के बीच में खो चुके हो। बाय लूजिंग इन अ क्लाउड यानी कि बादलों के बीच में आप क्या हो चुके हो? खो चुके हो, इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हो, पजल्ड हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और बी ऑल ईयर्स का मतलब टू बी वेटिंग ईगरली टू हियर अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में ध्यान से सुनने की कोशिश करना, पूरे के पूरे क्या रहना? अटेंटिव रहना। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? क्या यहां तक में किसी को कोई डाउट है? बोलो, डाउट है किसी को यहां तक में? ठीक है भाई, आगे देखें, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो, मेकअप वंस माइंड, बोलते ना भाई पहले तू अपना माइंड मेकअप कर ले कि तेरे को क्या करना है। माइंड मेकअप करने का मतलब क्या होता है? कि पहले तू डिसाइड कर ले। तो मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या होता है? टू डिसाइड, ठीक है। मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या होता है? टू डिसाइड, यानी कि निश्चित करना। पहले अपना माइंड मेकअप करो कि तुम्हें क्या करना है, मतलब डिसाइड कर लो पहले, ठीक है।
आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर वीक्स, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, काम को टालना, आई फाइनली हैड टू बाइट द बुलेट, पहले भी आ चुका है, बाइट द बुलेट मतलब किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना जो अनप्लेजेंट है, लेकिन फिर भी आपको फेस करना पड़ रहा है क्योंकि जरूरी है, बताया था मैंने, याद है एग्जांपल दिया था, गुंडों ने बांध रखा, गोली चला रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, क्योंकि बाकी इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। टू गिव अप इजीली नहीं होगा, टू बी इनडिसाइसिव, टू टेक द इजी वे नहीं, ये होगा टू एंड्योर यानी कि सहन करना, क्या सहन करना, एक पेनफुल या डिफिकल्ट सिचुएशन सहन करना विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, और वो जो सिचुएशन है वो कैसा होता है, अनप्लेजेंट, कैसा होता है, अनप्लेजेंट, ठीक है। गेटिंग द लॉन्ग वेटेड प्रमोशन इज अ माइलस्टोन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि माइलस्टोन क्या होता है, इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से पत्थर गड़े होते हैं रास्ते में, लिखा होता है पुणे 5 किलोमीटर या 5 माइल ऐसे करके लिखा होता है, जो भी है, ठीक है। और फिर आप 1 मील और जाओगे तो फिर वहां आपको एक पत्थर गड़ा हुआ मिलेगा। तो जैसे आप एक माइलस्टोन से, इसको बोलते हैं माइलस्टोन, जैसे आप एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन पे आते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, माइलस्टोन का मतलब क्या किया, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपने कवर कर ली, कोई इंपॉर्टेंट डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, बोलते ना कि एक माइलस्टोन है, मतलब तुमने जो काम किया है ना ये एक माइलस्टोन है, मतलब मील का पत्थर है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक माइलस्टोन कवर कर लेते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट किया, आपने कुछ अच्छा किया, ऐसे इसको याद रखना। तो बर्डन इंपॉर्टेंट इवेंट, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट इवेंट, है ना। दिस इज अ माइलस्टोन, मतलब ये एक मील का पत्थर है जो तुमने गाड़ दिया है, जमीन में तुमने मील का पत्थर गाड़ दिया, मतलब सबके लिए एक एग्जाम्पल है, ये मील का पत्थर साबित होगा सबके लिए। कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट द बॉयज हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब ये आ चुका है, हिट द सैक याद आया, हिट द सैक का मतलब क्या होता है, सोने जाना, याद आया, हिट द सैक का मतलब क्या होता है, सोने जाना, यानी कि वेंट टू स्लीप। हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना, सोने जाना, ये आ चुका है पहले, रिपीटेड है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक, यहां से भाई देखो, हर सन केम फ्रॉम यूरोप, उसका जो बेटा यूरोप से आया, टू मीट हर, उससे मिलने के लिए, डैश आफ्टर ईयर्स, डैश आफ्टर 20 ईयर्स, ब्लोइंग ऑफ द स्टीम, लाइक अ केक वॉक, आउट ऑफ द ब्लू, या स्टेपिंग अप हिज गेम, क्या हो सकता है इसका आंसर, देखो जरा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ब्लो ऑफ द स्टीम, ब्लो ऑफ द स्टीम का क्या मतलब होता है, ब्लो ऑफ द स्टीम, इसका मतलब होता है टू डू और से समथिंग दैट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एनर्जी। ब्लो ऑफ द स्टीम, देखो ब्लो ऑफ का मतलब क्या हुआ यहां पर, आप समझो कि जैसे आप जब बहुत ज्यादा बोलोगे, अपने मन के अंदर के इमोशंस को, अपने मन के अंदर की फीलिंग्स को जब आप बाहर निकालोगे, है ना, तो आपके मुंह से स्टीम निकलेगी। ऐसे याद रखो, ठंड का मौसम है, आप अपने मन के अंदर से जो जितने भी आपके इमोशंस है, फीलिंग्स है, आप उनको फटाफट 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 निकाले जा रहे हो, तो आपके मुंह से क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी। ठंड में धुआं निकलता है मुंह से, पता है कि नहीं पता है। तो ब्लो ऑफ द स्टीम, आप अपने मुंह से स्टीम को ब्लो ऑफ कर रहे हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, शेयर कर रहे हो। याद रखने का तरीका है ये कि आप स्टीम को ब्लो ऑफ कर रहे हो, मतलब आपके मुंह से स्टीम निकल रही है। टू डू और से समथिंग, कुछ ऐसा कर देना या कुछ ऐसा बोल देना, दैट हेल्प्स यू, जो आपकी मदद करता है, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने में, किससे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से और एनर्जी। आपके मन में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एनर्जी है, उससे छुटकारा पा लिया आपने, इसका मतलब आपने उसको बोल दिया, ठीक है। टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू का मतलब क्या होता है, जाहिर करना। गिव वेंट टू का मतलब क्या होता है, जाहिर करना, यानी कि व्यक्त कर देना। वंस रिप्रेस्ड इमोशंस, मतलब आपके मन में जो दबे हुए इमोशंस है उसको आपने जाहिर कर दिया फटाफट फटाफट से, है ना। आउट ऑफ द ब्लू का अच्छा, लाइक अ केक वॉक बता चुका हूं, वेरी इजी। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, अचानक से। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। अ कंप्लीट सरप्राइज, स्टेपिंग अप वंस गेम, स्टेप अप वंस गेम होता है बेसिकली, इडियम जो होता है वो क्या होता है, स्टेप अप वंस गेम, यानी कि अपने गेम को इंप्रूव करना। स्टेप अप वंस गेम का मतलब बोलते हैं ना कि यार अपने गेम को स्टेप अप कर, यानी कि अगर तू अभी अपनी गेम में पहली वाली सीढ़ी पे है, तो अब तो गेम में सेकंड वाली सीढ़ी पे जा, स्टेप अप कर। ये स्टेप 1 है, ठीक है, ये स्टेप 2 है, तो अपनी गेम को क्या कर, स्टेप अप, यानी कि यहां पर अगर है तो यहां पर आ जा। इसका मतलब क्या है कि अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करो, इंप्रूव करो, स्टेप अप करो, टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस या और द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क। अगर मैं किसी को कहता हूं कि स्टेप अप योर गेम, इसका मतलब क्या है कि अपने काम की क्वालिटी को इंप्रूव करो, है ना, और अपने परफॉर्मेंस को क्या करो, इंप्रूव करो। इज दैट क्लियर, हाँ कि ना। Select the most appropriate idiom for the given statement. One who hurries up always gets the best. One who hurries up, वो व्यक्ति जो जल्दी उठता है, who hurries up, जो जल्दी उठता है, always gets the best, उसको हमेशा बेस्ट मिलता है, उसको हमेशा क्या मिलता है,
बेस्ट मिलता है। तो इसके लिए इडियम क्या होता है, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। ये स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर फिट बैठता है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई सुबह जल्दी उठो, क्योंकि जो जल्दी उठता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। बोलते हैं ना कि जो जल्दी सुबह उठेगा उसके सामने अपॉर्चुनिटीज होती है, उसके सामने बहुत सारे मौके होते हैं। तो इसीलिए इडियम होता है द अर्ली बर्ड, जो जल्दी उठने वाला बर्ड होता है, जो पहले जो बर्ड जागता है, कैचेस द वर्म, कीड़ा उसी को मिलता है। क्योंकि मान के चलो एक पेड़ के ऊपर 10 पक्षी सो रहे हैं, तो और नीचे जमीन पे कीड़ा है, तो 10 में से जो सबसे पहले उठेगा कीड़ा उसी को मिलेगा ना खाने के लिए, हाँ कि ना। तो वही लिखा है, वन हु हरीज अप, जो जल्दी जल्दी करता है, जो जल्दी उठता है या किसी काम को जो जल्दी करता है उसी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, उसी को सबसे क्या मिलता है, बेस्ट मिलता है, ठीक है। बाकी की मीनिंग देखो, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसका क्या मतलब होता है, बीइंग फर्स्ट, अगर आप किसी से सबसे पहले हो, इंप्रूव्स द चांसेस ऑफ सक्सेस, तो आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी काम को औरों से पहले करने की कोशिश करो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। वंस बार्क इज वर्स देन बाइट, वंस बार्क इज वर्स देन बाइट, मतलब कहने का मतलब क्या है, वंस बार्क, बार्क मतलब क्या होता है, भौंकना, इज वर्स, वो और बुरा है, देन बाइट, मतलब किसी का भौंकना किसी के काटने से भी बुरा है। काटने से भी क्या है, मतलब मान के चलो आपके सामने कुत्ता है, देखो पहले इसकी मीनिंग समझो, समवन इज नॉट एज अनप्लेजेंट, कि कोई इतना बुरा नहीं है या इतना डरावना नहीं है जितना कि वो दिखाई दे रहा है आपको। मान लो आपके सामने कुत्ता है, ठीक है, और वो कुत्ता जो है बहुत ज्यादा आपके सामने क्या कर रहा है, भौंक रहा है, बहुत ज्यादा आपके सामने क्या कर रहा है, भौंक रहा है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं भाई डरने की जरूरत नहीं है, इट्स बार्क इज वर्स देन बाइट, कि मतलब ये काटने में भी बुरा है, ये किसी को काटता नहीं है, और भौंकने के मामले में तो और बुरा है। यानी कि देखने में बेशक तुम्हें खतरनाक लगे ये, लेकिन ये खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है, यानी कि इसकी जो बार्क है वो इसके बाइट से भी क्या है, खराब है। यानी कि समवन इज नॉट एज अनप्लेजेंट और फ्राइटनिंग, कोई इतना बुरा या इतना डरावना नहीं है जितना एक्चुअल में वो लगता है, उसके लिए यूज करते हैं। फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, फोर वॉन्ड, फोर का मतलब क्या होता है, पहले, वॉन्ड का मतलब चेतावनी, मतलब जिसको पहले से किसी बात की चेतावनी है, जिसको पहले से किसी बात के बारे में जानकारी है, खास करके किसी खतरे के बारे में, इज फोर आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब, आर्म का मतलब हथियार होता है, मतलब जिसको पहले से किसी चीज की भनक है, किसी खतरे की चेतावनी जिसको पहले मिल चुकी है, वो अपने हथियार लेके तैयार रहेगा पहले से पहले। तो जिसको पहले से चेतावनी मिल जाए वो पहले से अपने हथियार लेके खड़ा रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, मीनिंग निकालने की कोशिश करो। इफ यू नो अबाउट अ प्रॉब्लम, अगर आप एक प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं या सिचुएशन के बारे में जानते हैं इन एडवांस, एडवांस में पहले से पहले जानते हैं, किसी के बताने से पहले, यू विल बी एबल टू डील विद इट व्हेन यू नीड टू। तो अगर आप पहले से जानते हैं तो जब वो मुसीबत आपके सामने आएगी, सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो आप उससे क्या कर लेंगे, इजीली डील कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पता, जैसे आपको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां पर मुझे कुत्ता मिलेगा गेट पे, तो आपको पता है अगर, तो आप उस कुत्ते से निपटने के लिए कुछ उपाय कर लोगे जब आप उस कुत्ते से मिलोगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं भाई पहले पता कर ले चीजों के बारे में, क्या क्या इसके अंदर रिस्क है, क्या क्या इसके अंदर खतरे हैं, पता कर ले, उसके बाद इस काम में लग। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, भाई देख, फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, कि अगर पहले से पता होगा सिचुएशन के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, तो तू उसका डटकर सामना जो है वो कर पाएगा। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो क्लेवर लोग होते हैं, अगर मैं किसी के लिए यूज करता हूं कि भाई देख इतना बोलने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, क्योंकि जो क्लेवर लोग होते हैं, जो चतुर चालाक लोग होते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंट थिंग्स को यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, मतलब बहुत कम शब्दों में वो क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ब्रेविटी का मतलब है संक्षिप्त में, ब्रेविटी का मतलब क्या है, संक्षेप, ब्रेविटी का मतलब क्या है, संक्षेप, यानी कि जो होशियार लोग, समझदार लोग होते हैं, वो कम बोलकर भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो होशियार नहीं होते हैं वो कितना भी बोल लें उनकी बात वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, समझ में आ गया, जल्दी उठने वाला जल्दी पाएगा, या जो सबसे पहले किसी काम को करेगा उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। वंस बार्क इज वर्स देन बाइट, यानी कि जो व्यक्ति या इंसान या कोई भी जानवर, सिचुएशन या प्रॉब्लम कुछ भी दिखने में जितनी खतरनाक लग रही है, डरावनी लग रही है, उतनी वो नहीं है। फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, यानी कि पहले से अगर पता होगा तो उसका आप मुकाबला सामना कर लोगे। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि जो चतुर इंसान होता है, चालाक इंसान होता है, वो संक्षेप में चीजों को एक्सप्रेस कर देता है कम शब्दों में, यानी कि किया जा सकता है। समझ में आ गया। when I was in Italy for a tour, जब मैं एक टूर के लिए इटली में था, द टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट गाइड था, प्रोवाइडेड बाय अजीम, जो अजीम ने हमें प्रोवाइड किया था टूरिस्ट गाइड, वाज डैश बिकॉज ऑफ हिम, और उसकी वजह से द होल टूर वाज सक्सेसफुल, उसकी वजह से हमारा जो पूरा टूर था वो क्या था, सक्सेसफुल था। ठीक है, हमें अजीम ने जो टूरिस्ट गाइड दिया था वो डैश था, तो डैश क्या था, अब यहां पर कुछ अच्छी बात हो रही है, उसकी वजह से हमारा टूर सक्सेसफुल हुआ, तो मतलब कुछ अच्छी बात हो रही है। इडियम्स देखो,
लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, या आर्म टू द टीथ। देखिए, लुकिंग फॉर अ नीडल इन द हेस्टैक, इसका क्या मतलब होता है? हेस्टैक का मतलब क्या होता है? भूसे का ढेर, भूसे का ढेर। अब भूसे के ढेर में अगर एक निडल गिरा दूं, मैं सुई गिरा दूं भूसे के ढेर के बीचों बीच, और आपसे बोलूं उसको ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत मुश्किल होगी ढूंढने में आपको, अगर ढूंढ भी लोगे तो, क्योंकि वो भी तिनके के समान ही होता है ना, और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे तिनके होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं गया, मैं चला गया न्यूयॉर्क, वहां पे किसी ने मुझसे पूछा कि क्या करना है, तो मैंने बोला मैं यहाँ पर एक आदमी को ढूंढने आया हूँ। तो मुझसे किसी ने पूछा नाम क्या है, मैंने कहा नाम उसका रमेश है। उससे पूछा कि एड्रेस क्या है, मैंने कहा एड्रेस नहीं पता, इतना पता है कि न्यूयॉर्क में रहता है। तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई क्या कर रहा है, इतनी बड़ी जगह है न्यूयॉर्क, और वहां पर तू एक आदमी को ढूंढ रहा है जिसके बारे में तुझे कुछ नहीं पता, कैसा दिखता है तुझे भी नहीं पता, कहाँ रहता है तुझे भी नहीं पता, मतलब यू आर डूइंग व्हाट, यू आर लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। सामने वाला बंदा मुझे बोलेगा कि तुम भूसे के ढेर में सुई ढूंढने की बात कर रहे हो, है ना। यानी कि समवन और समथिंग दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसको ढूंढना बहुत क्या है, मुश्किल है, ढूंढना बहुत क्या है, मुश्किल है। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? दिन रात एक करना, दिन रात एक करना। इसका यूज हम कब करते हैं? जब कोई बहुत मेहनत कर रहा होता है ना, रात को देर तक जाग जाग के। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल बोलते हैं ना कि रात में दिया जला जला के, हमारे दिया नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, लालटेन जला के, या फिर डिबिया जला के, जो हमारे पापा मम्मी वो बोलते हैं ना कि वो ऐसे पढ़ता था, डिबिया जला के रात रात भर जाग के डिबिया जला के पढ़ता था। तो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल यानी कि मिडनाइट में, यानी कि आधी रात में ऑयल को बर्न कर रहा, मतलब डिबिया जला के, लालटेन जला के कोई अगर किसी काम को कर रहा है, मतलब वो मेहनत कर रहा है, देर रात तक जागा हुआ है। टू स्टे अवेक लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी, मतलब देर रात तक जागे रहना, काम करने के लिए या फिर क्या करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, इसका क्या मतलब होता है? वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, समथिंग और समवन इज वेरी यूजफुल, वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट। मतलब तराजू के एक हिस्से में आपने किसी चीज को रख दिया और दूसरे हिस्से में आपने क्या रख दिया, गोल्ड रख दिया। तराजू के एक हिस्से में आपने गोल्ड रख दिया और दूसरे में आपने उस व्यक्ति को, बोलते ना कि तुझे मैं सोनों में तोल दूंगा, बोलते ना सोने में तोल देना। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सोने में भी तोलने के लिए तैयार हो, सोने में तोलना, सोने में तोलना। समथिंग और समवन इज वेरी यूजफुल, इतना यूजफुल है आपके लिए, इतना वैल्यूएबल है आपके लिए और इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। तो आप क्या बोलते हो, दिस वर्थ्स, ये जो चीज है दिस वर्थ्स इट्स वेट इन गोल्ड, मतलब इस चीज की इतनी औकात है कि इसका वजन जो है ना सोने में किया जा सकता है ना। किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, इंसान के लिए भी। आर्म्ड टू द टीथ, यानी कि कोई इंसान अगर आर्म्ड है, आर्म्ड का मतलब क्या है, हथियारों से लैस है, मतलब हथियार है उसके पास, आर्म्ड मतलब हथियार है उसके पास। टू द टीथ मतलब यहाँ दांत तक, यहाँ तक हथियार भर पड़ा, मतलब पैर से हथियार लगा रखे, उसने पैर में चाकू लगा रखा है और गन्स वगैरह जगह जगह लगा रखी है, और यहाँ तक बिल्कुल आर्म्ड है, मतलब भरपूर मात्रा में उसके पास हथियार है। आर्म्ड टू द टीथ मतलब यहां तक उसके पास हथियार भरे पड़े हैं, यानी कि आर्म्ड विद अ लॉट ऑफ वेपन्स और विद इफेक्टिव वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स आपके पास जब होते हैं उसको बोलते हैं आर्म्ड टू द टीथ। अब इसका आंसर बता दो कि इटली में जो हमारा टूर था, तो हमें जो टूरिस्ट गाइड मिला था अजीम के द्वारा, वॉज डैश था, और उसकी वजह से हमारा जो टूर था वो सक्सेसफुल था। तो क्या था, वॉज लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक, क्या वो किसी इंसान या चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो बहुत मुश्किल है? नहीं। क्या वो वर्थ था हिज वेट इन गोल्ड, क्या वो इतना अच्छा आदमी था कि मतलब हमारे लिए बहुत यूजफुल था कि उसको हम सोने में तोल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो टूर था वो सक्सेसफुल था। क्योंकि यहाँ पर देर रात तक जाग के काम करने की बात नहीं हो रही है किसी की, और ना यहाँ पर हथियारों से लेस होने की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, आजिम वॉज वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, सॉरी जो टूरिस्ट गाइड था वो क्या था, वॉज वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, मतलब वो इतना हमारे लिए यूजफुल था। मैंने बताया ना वर्थ इन गोल्ड का क्या मतलब है, वेरी यूजफुल या वैल्यूएबल, या बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वो, ठीक है। द न्यू एंट्रांट, जो नया एंट्री लेता है कहीं पर उसको एंट्रांट कहते हैं। द न्यू एंट्रांट इन द क्लास, क्लास में जो जिसने नई एंट्री करी, जो नया बच्चा आया है। फेल्ट अनकंफर्टेबल, तो अनकंफर्टेबल के लिए कौन सा आइडियम होता है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, वाज नॉट गिवन अ फिग, वाज फिश आउट ऑफ वाटर। अनकंफर्टेबल के लिए फिश आउट ऑफ वाटर। बाकी की मीनिंग क्या है देख लेते हैं। लेफ्ट आउट इन कोल्ड कैसे याद रखोगे आप इसको, आप चार दोस्त हो, चारों दोस्त कहीं पर गए होटल रूम में पार्टी करने के लिए, बहुत ठंड का मौसम है, बाहर बहुत ठंड है, तो तीन दोस्त जो अंदर बैठ गए रूम में, होटल रूम में जाके बैठ गए, और आपने अंदर से कुंडी लगा ली, चौथा दोस्त दरवाजा खटखटा रहा है बाहर से रोड पे खड़े होकर, लेकिन आप खोल नहीं रहे, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया, ही वॉज लेफ्ट आउट, वो बाहर छूट गया इन कोल्ड, ठंड के मौसम में बेचारा। तो किसी को ठंड के मौसम में आपने बाहर छोड़ दिया, तो इसका क्या मतलब निकालोगे, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, आप उसको भूल गए, सिंपल। आपने उसको बाहर ठंड में छोड़ दिया, मतलब आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, याद रह जाएगा हाँ कि ना।
जो बता रहा हूं ना इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉज फिश आउट ऑफ वाटर आ चुका है, फीलिंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। बेरिड हिज हेड इन द सैंड, बहुत अच्छा आइडिया है ये। बेरी का मतलब क्या होता है, दफन करना। हिज हेड इन द सैंड, देखो एक ऑस्ट्रिच जानते हो आप, ऑस्ट्रिच नाम का एक पक्षी होता है, शतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, उसकी एक आदत होती है कि वो क्या करता है ना, जब भी बहुत मतलब तूफान आता है या जब भी बहुत आंधी वगैरह आती है तो वो क्या करता है, रेगिस्तान की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, रेगिस्तान में अगर वो है मान के चलो, तो वो क्या करता है रेगिस्तान से अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, वो अपनी जो गर्दन है, उसकी गर्दन लंबी सी होती है, यानी कि हेड जो उसका है उसे क्या करता है, रेत में दफन कर लेता है, अपनी मुंडी को रेत में दफन कर लेता है। एक बात बताओ, अगर मैं किसी इंसान के लिए बोल रहा हूं या फिर मैं शुतुरमुर्ग की बात करूं, मैं बोल रहा हूं कि उसने अपनी मुंडी को रेत में दफन कर लिया, ही बैरिड हिज हेड, ही बैरिड हिज हेड इन द सैंड, क्या उसके सर को सैंड में दफन करने की वजह से तूफान टल जाएगा या वो उस मुसीबत से निकल जाएगा? नहीं, उसने सैंड में अपनी गर्दन को दबा दिया और बोल रहा कि मुझे तो अब तूफान दिख ही नहीं रहा। अरे उसको नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या मुसीबत नहीं है? समझ में मैं क्या समझा रहा हूं? जब कोई व्यक्ति ऐसे बिहेव करे, कोई व्यक्ति ऐसे बिहेव करे कि अरे मैं तो प्रॉब्लम को देख ही नहीं रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको लगे कि यार तेरे देखने न देखने से क्या होगा, प्रॉब्लम तो है ना, तूने अपने सर को सैंड में दफन कर लिया, तुझे लग रहा कि प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक्चुअल में तो प्रॉब्लम है ना। तो क्या मतलब होता है इसका? टू रिफ्यूज टू थिंक अबाउट अनप्लेजेंट फैक्ट्स, जो अनप्लेजेंट चीजें होती हैं उनके बारे में सोचने से मना कर देना कि यार कोई फायदा नहीं है सोचकर, अपने सर को चुपचाप सैंड में दफन कर लो, बाहर जो भी अनप्लेजेंट हो रहा है, आंधी तूफान, सबको इग्नोर कर दो। ऑल्दो दे विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन योर सिचुएशन, हालांकि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आपके जीवन पर इफेक्ट पड़ेगा। शुतुरमुर्ग ने अगर सैंड में अपनी गर्दन दबा दी, क्या इसका मतलब वो चला गया, तूफान चला गया? तूफान गया नहीं है, बस उसने तूफान को इग्नोर किया है, उसको ऐसा लग रहा कि इग्नोर करने से चला जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति लाइफ में प्रॉब्लम्स को इग्नोर करे, उसको लगे कि चला जाएगा, या अनप्लेजेंट चीजें हैं उनके ऊपर वो सोचे ना, बोले कि यार चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए यूज करते हैं भाई, डू नॉट बेरी योर हेड इन द सैंड, कि सैंड में अपने सर को दफन करने से मुसीबत जाएगी नहीं, मुसीबत का सामना करने से मुसीबत जाएगी। इग्नोर मत करो, उससे लड़ो, ठीक है। डू नॉट गिव अ फिग, डू नॉट गिव अ फिग, फिग की जगह पर कुछ और भी वर्ड होता है, फॉस से ही होता है, आप लोग जानते हो, मैं बताऊंगा नहीं। बोलते ना आई डू नॉट गिव अप, तो आई डू नॉट गिव अ फिग, इसका मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना, डू नॉट गिव अ फिग, कोई फर्क ना पड़ना। एम्फेसाइजिंग दैट दे थिंक इट इज अनइंपॉर्टेंट, कि मतलब भैया मेरे को तो लगता है कि अनइंपॉर्टेंट है, और दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ फिग, ठीक है। कटिंग कॉर्नर्स आ चुका है, जब आप कॉर्नर्स को कट करते हो, है ना, ये सड़क है, सड़क का कॉर्नर है, आपको यहां से यहां जाने के लिए डायरेक्ट ये वाला रूट आप लेते हो, ये आप नहीं लेते हो, आप कॉर्नर को कट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, टू टेक द लॉन्ग वे, नहीं, टू डू समथिंग क्विकली और चीपली। मैंने बताया था ऐसा आप कब करते हो, जब आप अपने मेहनत को, एफर्ट को या पैसे को बचाना चाहते हो, ठीक है, और इसके लिए आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो, रिस्क ले लेते हो। तो टू डू समथिंग क्विकली, किसी चीज को जल्दी करना, और चीपली या सस्ते में कर देना, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, क्वालिटी और सेफ्टी, क्वालिटी और सेफ्टी इन दोनों चीजों को क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, हाँ कि ना, जल्दीबाजी में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। श्याम वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी, श्याम के ऊपर घूस लेने का, रिश्वत लेने का आरोप था, बट ही सबमिटेड प्रूफ्स फॉर हिज इनोसेंस, लेकिन उसने अपने इनोसेंस के जो प्रूफ थे उसने पेश किए सबके सामने। इस सिचुएशन पे आपको बताना क्या आएगा, बाइंग द पिग इन अ पोक, कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन, चैप्टर एंड वर्स, या बीटिंग अबाउट द बुश, क्या होगा इसका आंसर? देखो श्याम के ऊपर क्या था, ब्राइबरी का आरोप था, लेकिन उसने क्या किया, बट ही सबमिटेड प्रूफ्स फॉर हिज इनोसेंस। बाय द पिग इन अ पोक, इसका क्या मतलब होता है? मतलब जैसे मान के चलो आप पिग खरीदने के लिए पिग मार्केट में चले गए, बाहर के लोग तो खाते हैं पिग, आपको पता है अमेरिका वगैरह में, बाहर के देशों में, तो पिग खरीदने के लिए पिग मार्केट में चले गए। जैसे हमारे यहाँ पर माता बहनें जाती है ना सब्जी खरीदने के लिए, लौकी कद्दू वगैरह, तो आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, ऐसे उंगली से पोक करके, पोक का मतलब क्या होता है, ऐसे करे, टच करना, उंगली से ऐसे पोक करना, ऐसे पोक करके चेक कर लेती है। कई बार तो मैंने कुछ लोग देखे ऐसे लौकी में नाखून लगा के चेक करते हैं, उंगली से पोक करना। तो आप एक पिग खरीदने गए, आप नहीं मतलब बाहर के लोग, और इतने सारे पिग है, और आपने कैसे लिया, आपने बस ऐसे पोक करके देखा पिग को, हाँ यार ठीक लग रहा है, पोक करके देखा बस आपने और आपने ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अ थिंग दैट इज बॉट विदाउट फर्स्ट बीइंग इंस्पेक्टेड, मतलब आपने किसी चीज को खरीद लिया लेकिन आपने अच्छे से उसको इंस्पेक्ट नहीं किया, आपने अच्छे से उसको देखा ही नहीं, आपने बस पोक किया, चलो अच्छा है ले चलो, अरे पता तो कर लेते कौन सी ब्रीड का है, कितना पुराना है,
कैसा है, बीमार तो नहीं है, इंस्पेक्ट आपने किया ही नहीं, आपने किसी चीज को खरीद लिया। एंड दस ऑफ अननोन ऑथेंटिसिटी, जिसकी वजह से आपको पता नहीं है कि वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी है भी कि नहीं है। और ये केवल पिग के लिए यूज नहीं करते, ये तो इडियम है, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर मार्केट में जाके बिना जांच पड़ताल के दुकान पे गए, आपने बोला भैया कंप्यूटर दिखा दो, और आप लेके आ गए, तो मैं आपको बोलूंगा क्या, यू बॉट द पिग विद अ पोक। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तुमने सुअर खरीदा नहीं, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि तुमने किसी चीज को खरीद लिया बिना इंस्पेक्शन के, तुम्हें क्या पता उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तुम्हें क्या पता उसकी क्वालिटी क्या है। मतलब यू बॉट द पिग विद अ पोक, मतलब एक सिंगल पोक से तुमने खरीद लिया, मतलब तुम एक बार गए, तुमने देखा, तुमने खरीद लिया, ये मतलब होता है। कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन, मैंने आपको बताया था, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसा देना जिसकी उसको वैल्यू नहीं है। वेस्टिंग देयर टाइम बाय ऑफरिंग समथिंग दैट इज हेल्पफुल और वैल्यूएबल, किसी को हेल्पफुल या वैल्यूएबल चीज देना लेकिन उसको उसकी कदर नहीं है। चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, एम्फेसाइजिंग दैट समथिंग टेल्स यू एवरी डिटेल अबाउट इट। अगर आप बोलते हो कि दिस टोल्ड मी या ही टोल्ड मी चैप्टर एंड वर्ड्स अबाउट इट, चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिटेल। चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिटेल, ठीक है। चैप्टर एंड वर्ड्स, एम्फेसाइजिंग दैट समथिंग टेल्स यू एवरी डिटेल अबाउट इट। और बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब होता है, टू टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ अनइंपॉर्टेंट, पहले भी आ चुका, बीट अबाउट द बुश है ना, या बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज की बात ना करके इधर उधर की बात करते रहना। टू टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ अनइंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज यू वांट टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। जानबूझ के किया जाता है कि आप मेन पॉइंट को डिस्कस ना करके आलतू फालतू के पॉइंट को डिस्कस करो, क्योंकि आप मेन पॉइंट को डिस्कस करना नहीं चाहते, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट, अब बता दो इसका आंसर। श्याम वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी, श्याम के ऊपर ब्राइबरी का अक्यूजेशन था, आरोप था, बट ही सबमिटेड प्रूफ्स फॉर हिज इनोसेंस, लेकिन उसने अपने इनोसेंस के जो सबूत थे वो पेश कर दिए। तो क्या होगा, बाइंग द पिग इन अ पोक, कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन, चैप्टर एंड वर्ड्स, या बीटिंग अबाउट द बुश। क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई, मुझे तो कोई इसका आंसर नहीं लग रहा है इसमें, चारों में से ये तो हो नहीं सकता, बाइंग द पिग इन अ पोक संभव नहीं है, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, चैप्टर एंड वर्स कंप्लीट डिटेल, बीटिंग अबाउट द बुश ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा सिमिलर अगर देखोगे तो शायद ये हो सकता है भाई, चैप्टर एंड वर्स। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। श्याम वाज अक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी, श्याम के ऊपर ब्राइबरी का एक्यूजेशन था, बट ही सबमिटेड प्रूफ्स फॉर हिज इनोसेंस, लेकिन उसने अपने इनोसेंस के जो सबूत थे वो सबमिट कर दिए। कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है कहीं ना कहीं, कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन, मतलब उसने उन लोगों के सामने सबूत रखे जिन लोगों को सबूत की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया गया, तो आरोप लगाने वाले जो लोग थे उनके सामने इसने क्या किया, अपने जो प्रूफ है वो सबमिट किए, यानी कि ऐसे लोगों के सामने ऐसी चीज रख दी जिनको उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन, ठीक है। आई वॉज सो नर्वस फॉर द जॉब इंटरव्यू दैट आई वॉज स्वेटिंग बुलेट्स, आई वॉज स्वेटिंग बुलेट्स, स्वेट का मतलब होता है पसीना निकलना, और सोचो आपके पसीने में पानी की जगह, पसीने में जो पानी निकलता है उसी जगह आपके पसीने में गोलियां निकल रही हैं, बुलेट्स, बंदूक की गोलियां निकल रही है, मतलब पसीने के रूप में गोलियां बह रही हैं आपके शरीर से। इसका क्या मतलब है, वेरी हैप्पी, खुश हो गए तो गोलियां निकलेंगी नहीं, जब बहुत ज्यादा नर्वस हो गए, बहुत ज्यादा एंग्शियस यानी कि चिंतित हो गए, तब डर के मारे आपके यूज किया जाता है कि आई एम स्वेटिंग बुलेट्स राइट नाउ, मतलब मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, नर्वस हूं, एंग्शियस हूं। बुलेट्स को देख के याद रह जाएगा। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, झपकी, 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, झपकी, ठीक है। अ स्मॉल टॉक, अ प्रिकेरियस सिचुएशन, अ शॉर्ट नैप, ये रहा, नैप का मतलब भी वही होता है सेम, झपकी, नैप का मतलब भी क्या होता है, झपकी होता ना, हल्का सा ऐसे आंख बंद करके, ये इसको बोलते हैं 40 विंग्स। आगे बढ़े, कट टू द चेज, कट टू द चेज का क्या मतलब है, इसका ओरिजिन कहां से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप कई सारी मूवीज देखते होंगे, ठीक है, तो अक्सर पहले जो मूवीज हुआ करती थी ना, पहले की मूवीज आप देखो, उनका जो लास्ट सीन हुआ करता था पुरानी मूवीज का, बहुत सारी मूवीज के अंदर लास्ट सीन में क्या होता था कि कोई ना कोई किसी ना किसी को चेज कर रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी को क्या कर रहा है, चेज कर रहा है। ये मूवी का लास्ट सीन हुआ करता था, लास्ट सीन, फाइनल सीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि मूवी के लास्ट में अक्सर ऐसा होता था कि उसको पता लग गया कि इसी यही मेरे बाप का हत्यारा है, या उसको पता लग गया कि वो मेरा भाई है, तो कोई किसी को चेज कर रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। ये मूवी का सबसे लास्ट सीन हुआ करता था चेज करने का, होता था कि नहीं होता था, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, याद कर लेने से आसान रहेगा, ठीक है। अब मान के चलो मैंने आपको बोला, मैं मूवी का डायरेक्टर हूं, और मैंने आपको बोला एक मूवी चल रही है, और मैंने आपको बोला यार ये सब मुझे मत दिखाओ, मूवी का स्टार्टिंग चल रहा है ये हो रहा, मैंने सीधा बोला कट टू द चेज,
यानी कि मूवी को यहां से कट करो और सीधा कहां पे ले जाओ, चेज पे ले जाओ। कट टू द चेज यानी कि इतना पार्ट काट दो, सीधा चेज पे ले चलो। तो सीधा चेज पे ले चलने का मतलब क्या है, सीधा लास्ट वाले पार्ट पे ले चलो, यानी कि शॉर्टकट ले लिया मैंने। मतलब स्टार्टिंग से ना देखकर मैंने क्या किया, सीधा जंप कर गया लास्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। टू टेक अ शॉर्टकट, टू चेंज द सब्जेक्ट, टू गेट द पॉइंट, या टू इंटरप्ट समवन, टू टेक अ शॉर्टकट, टू टेक अ शॉर्टकट, समझ गए, सीधा लास्ट में पहुंच गए, हाँ कि ना। आगे देखो, लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ, लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ, यानी कि जैसे एक हॉट, जैसे टिन पता है ना क्या होता है, टिन जानते हो ना क्या होता है, छत के ऊपर जो रूफ बनाई जाती है टिन की भी रूफ होती है, और टिन आपको पता बहुत गर्म हो जाता है, गर्मी में धूप में बहुत गर्म हो जाता है। और सोचो उस टिन रूफ के ऊपर, यानी कि टिन की छत के ऊपर जो कि बहुत गर्म हो चुका है, उसके ऊपर एक बिल्ली बैठ जाए या उसके ऊपर एक बिल्ली आ जाए कहीं से, तो बिल्ली क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक टिन की छत है जो बहुत गर्म है, उसके ऊपर बिल्ली बैठी है, तो बिल्ली क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगी, है ना, उसको बहुत तकलीफ होगी। तो स्टडिंग वेरी हार्ड, बीइंग लेजी, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, ये उत्तेजित या क्रोधित, उत्तेजित या क्रोधित, यानी कि इसका मतलब क्या है, उत्तेजित, क्रोधित या परेशान, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, याद रख लोगे। अगला क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट सम पीपल फाइट फॉर द कॉज बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम पीपल फाइट फॉर द कॉज, कुछ लोग किसी कारण के लिए फाइट तो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट, लेकिन वो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब होता है ना ऐसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम इसके लिए लड़ेंगे, हम नारी शक्ति के लिए लड़ेंगे, हम नारी शक्ति के लिए लड़ेंगे, हम मतलब नारियों को उनका अधिकार दिलाएंगे, लड़ते हैं उनके लिए, लेकिन खुद के घर में उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुद के घर में वो औरतों को वो दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं जो किसी चीज के लिए लड़ते हैं, लेकिन उस चीज को इंडिविजुअली वो सपोर्ट नहीं करते हैं। भीड़ में घुस के लड़ तो लेंगे, लेकिन इंडिविजुअली उसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए कौन सा आइडिया यूज करते हैं हम, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, या स्पेयर द रोड एंड स्पॉल द चाइल्ड, पे ओनली लिप सर्विस, ये है पे ओनली लिप सर्विस, लिप मतलब होठ, मतलब होठों से केवल बोलते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और जब आप उनसे पूछो आप ऐसा करते हो, नहीं नहीं हम तो नहीं करते। यानी कि ही इज डूइंग व्हाट, ही इज पेइंग, वो पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है, ओनली लिप सर्विस, केवल लिप सर्विस दे रहा भैया, केवल क्या दे रहा, लिप सर्विस दे रहा है, यानी कि केवल बोलने बोलने का है, केवल क्या है, बोलने बोलने का है। आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये ऑन टू नहीं है, इनटू द फायर, बोलते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, सुना है आपने, आसमान से गिरे खजूर में अटके, सुना है कि नहीं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, कब यूज करते हैं कि एक समस्या से निकले और दूसरे में फंस गए, है ना। आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब फ्राइंग पैन में हो आप, फ्राइंग पैन से आपने, फ्राइंग पैन गर्म होता है, गैस के ऊपर है, मान लो स्टोव के ऊपर है, उससे निकले और आप आग में गिर गए, यानी कि एक समस्या से निकले दूसरे में चले गए। तो टू मूव फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू एन इवन वर्स वन, मतलब एक बैड सिचुएशन से निकल के आप कहां चले गए, उससे भी बुरे सिचुएशन में, ऑफन बाय ट्राइंग टू एस्केप द फर्स्ट सिचुएशन, और ऐसा कब होता है, जब आप पहली वाली सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अगला आइडिया है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। हमारे जो पिताजी थे, ठीक है, हमारे जमाने में जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी तो भैया हमें मारा करते थे और हम बर्दाश्त भी किया करते थे, इसीलिए आज हम सुधर गए, अच्छे बन गए। लेकिन आजकल के जो बच्चे, नए जमाने के बच्चे, वो पिताजी की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिताजी अगर हाथ उठाते डांटते तो पिता को भला बुरा कहने लग जाते हैं, पीठ पीछे बुराई करने लग जाते हैं, और बदले में पिता क्या करता है, स्पेयर द रॉड, रॉड यानी कि मारने का जो छड़ है, जो डंडा है, जो रॉड है, उसको स्पेयर कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। स्पेयर का मतलब छोड़ देना। जैसे ही पापा ने रॉड को छोड़ा, डंडे को स्पेयर किया, मतलब डंडे को छोड़ दिया कि चल तेरे को मारेंगे ही नहीं, बच्चा बिगड़ गया, समझ गए। तो ये टर्म हम कभी यूज करते हैं, जैसे मुझे किसी माता पिता को बोलना है कि अगर आपको अपने बच्चे को सुधारना है तो उसको मारिए, पीटिए, सबक सिखाइए, क्योंकि जैसे ही आपने रॉड को स्पेयर किया, रॉड को छोड़ा, वैसे ही आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। इफ यू डू नॉट पनिश अ चाइल्ड, अगर आप एक बच्चे को पनिश नहीं करते हैं, व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, जब वो कुछ गलत करते हैं, दे विल नॉट लर्न व्हाट इज राइट, तो वो कभी सीख नहीं पाएंगे कि क्या सही है। इसीलिए डू नॉट स्पेयर द रॉड, मतलब रॉड कभी स्पेयर मत करो, यानी कि अपने यहाँ पर असल में मारना नहीं है, यहाँ पर मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बोला, पनिश करना। अब पनिश किसी भी रूप में हो सकता है, अगर आप एक बच्चे को पनिश नहीं करोगे तो बच्चे को कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि क्या सही क्या गलत है, इसलिए बच्चे को पनिश करो, है ना। पे ओनली लिप सर्विस मैंने बता दिया
केवल बोलने बोलने भर का। टू से यू सपोर्ट समथिंग, कि आप कहते तो हो कि आप सपोर्ट कर रहे हो, बट नॉट टू डू एनीथिंग टू सपोर्ट इट, लेकिन आप कुछ करते नहीं हो उसके लिए। माइंड वंस पीज एंड क्यूज, माइंड वंस पीज एंड क्यूज, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी को बोल रहा हूं भाई माइंड योर पीज एंड क्यूज, अपने पीज और क्यूज पे ध्यान दे, इसका मतलब माइंड योर मैनर्स, अपने मैनर्स पे ध्यान दे। माइंड योर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज पे ध्यान दे। बी इन योर बेस्ट बिहेवियर, भैया अपने बिहेवियर को देख कि तू कैसा बिहेव कर रहा है, अच्छा बिहेव कर ले। या फिर वॉच व्हाट यू आर डूइंग, जैसे एक माता पिता बोलते हैं कि देख तेरे को पार्टी में लेके जा रहा हूं, अपने बच्चों को बोलते हैं तेरे को पार्टी में लेके जा रहा हूं, लेकिन यू विल हैव टू माइंड योर पीज एंड क्यूज, यानी कि तुम्हें अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, मैनर्स को सुधार के रखना पड़ेगा, या फिर तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो, इंप्रूव करो अपने आप को, और अपनी लैंग्वेज को माइंड करना। ये सब मतलब होता है इसका, अच्छा बिहेव करना, माइंड योर पीज एंड क्यूज, अच्छा बिहेव करना, याद रख लोगे। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, पे ओनली लिप सर्विस, और माइंड वंस पीस एंड क्यूज। ठीक है। हेड इन द क्लाउड्स, अगर आपका जो हेड है वो क्लाउड्स में छुप गया है, मतलब यहां तक में क्लाउड्स है, आपका जो हेड है ना पूरा ये क्लाउड्स में जाके छुप गया है, इसका मतलब क्या है कि आपके आसपास क्या चल रहा है वो आपको दिखाई देगा। मान लो मैं ऐसे हूं और मेरे चारों तरफ क्लाउड आ जाए ऐसे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में, तो मेरे नीचे क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है मुझे दिखाई देगा, सिर्फ ऐसे ऊपर ही मेरी गर्दन रहेगी, है ना। इसका मतलब क्या होता है? बीइंग एक्सट्रीमली टॉल, मतलब बहुत लंबे हो आप, जिसकी वजह से आपकी गर्दन बादल में चली गई है, नहीं। बीइंग एब्सेंट माइंडेड, बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश हो, या बीइंग एक्सट्रीमली सैड, नहीं, बीइंग एब्सेंट माइंडेड, यानी कि पता ही नहीं हो रहा कि आसपास क्या चल रहा है ना। एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड, ठीक है। या फिर नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग अराउंड, व्हाट इज गोइंग अराउंड, कि आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो मुंडी है वो तो बादलों में छुपी हुई है, तो उसको दिख ही नहीं रहा आसपास क्या चल रहा है। ठीक है। अगला क्या है? वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम जेलस पीपल। आपको बताना है कि कौन सा इडियम है जिसकी मीनिंग जेलस होती है। 4 इडियम्स है, आ जाओ यहाँ पे। हाई स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? आपको पता ही, जो बंदा हाई स्पिरिटेड है मतलब इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत उत्तेजना है ना। लाइवली एंड चीयरफुल इन बिहेवियर और मूड। एनी टॉम डिक एंड हैरी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक पार्टी में मान के चलो मुझे ये बोलना कि भाई देख इस पार्टी में जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब बाहर चले जाओ, तो ऐसा डायरेक्ट ना बोल के मैं क्या बोलूंगा? एनी टॉम डिक एंड हैरी इन दिस पार्टी कैन गो आउट। इसका मतलब मैं उन सारे अनइंपॉर्टेंट लोगों की बात कर रहा हूं जो जरूरी नहीं है यहां पर, तो टॉम डिक एंड हैरी मतलब इनडायरेक्टली बोल देते हैं, इसका मतलब अनइंपॉर्टेंट होता है। अ सेट ऑफ नोबडीज, मतलब ऐसे लोग जो कोई नहीं है, कुछ नहीं है वो, उन सबका जो सेट है पूरा जो ग्रुप है उनको बोलते हैं टॉम डिक एंड हैरी। या फिर पर्सन्स ऑफ नो नोट, ऐसे व्यक्ति जिनका कोई महत्व नहीं है। वन ट्रिक पोनी, वन ट्रिक पोनी, पोनी का मतलब होता है घोड़े का जो छोटा बच्चा होता है ना उसको पोनी कहा जाता है। वन ट्रिक पोनी का मतलब सिंपल सा है, अ पर्सन और थिंग विद ओनली वन स्पेशल फीचर, विद ओनली वन स्पेशल फीचर, जिसके पास एक ही फीचर है या फिर एक ही टैलेंट है या फिर एक ही एक्सपर्टीज है उसके पास किसी भी एरिया में, मल्टीपल उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, मल्टीपल टैलेंट नहीं है, मल्टीपल फीचर नहीं है, एक ही फीचर है, तो ऐसी किसी चीज के लिए हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ वन ट्रिक पोनी, दिस इज अ वन ट्रिक पोनी। और ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है? जेलस, एनवीएस, जो जलन करे, जो चिढ़े आपसे, उसको बोलते हैं ग्रीन आइड। तो आंसर पता लग गया, आंसर क्या है इसका? ग्रीन आइड, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है? जेलस। ठीक है। डेविल्स एडवोकेट ये पहले भी आ चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी आर्ग्यूमेंट में सिर्फ इसी वजह से घुस रहा है क्योंकि उसको उस आर्ग्यूमेंट को और बढ़ाना है, उसको मजा आएगा, डेविल्स एडवोकेट है वो, यानी कि शैतानी बंदा है, मतलब शैतान की एडवोकेसी कर रहा है वो। इसका मतलब वो किसी बहस में सिर्फ इसलिए घुस रहा है क्योंकि वो बहस करना चाहता है और मुद्दे को बढ़ाना चाहता है, शांत नहीं होने देना चाहता। समझ में आ रहा है? वन हु टेक्स एन ऑपोजिंग पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, या वन हु प्रेजेंट्स वेरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, या वन हु इज वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, या वन हु नेवर आर्ग्यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वन हु टेक्स एन ऑपोजिंग पोजीशन, एक ऐसा बंदा जो किसी के खिलाफ बोलता है, किसी के खिलाफ फैक्ट रखता है, ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, केवल बहस के लिए, मतलब उसको भी पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है लेकिन फिर भी बोल रहा, क्यों? क्योंकि उसको मजा आ रहा है, उसको सिर्फ बहस करनी है, शैतान के प्रति उसको मतलब एडवोकेसी करनी है, मतलब उसको कहने का मतलब नेगेटिव चीजें करके खुश होना है, तो शैतान का एडवोकेट हुआ वो। तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब जिसको सिर्फ ऑपोजिट में क्या करना है? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने, केवल इसलिए क्योंकि उसको क्या करना है? आर्ग्यूमेंट करना है, उसको मजा आएगा बस। ठीक है, ऐसे लिख लो उसको, सिर्फ बहस करने या लड़ने के लिए किसी के अगेंस्ट पॉइंट्स रखना या किसी के अगेंस्ट बोलना, सिंपल, सिर्फ बहस के लिए और कोई उसका पर्पस नहीं है।
स्पिल द बीन्स आ चुका है, मैंने बताया था एक जार होता है, उसके अंदर बीन्स डाले जाते हैं काले सफेद कलर के। इलेक्शन के अंदर पुराने समय में होता था, अगर आप सफेद बीन डालते हो तो मतलब आप उसके लिए हाँ बोल रहे हो, अगर आप काला बीन डालते हो तो मतलब आप ना बोल रहे हो। गलती से वो जार आपसे टूट जाए किसी से, तो बताने से पहले जो रिजल्ट है वो सबके सामने आ जाएगा। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, किसी सीक्रेट को क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली। बता चुका हूं पहले मैं इसके बारे में, कोई नई चीज नहीं है। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, इसका सिंपल सा मतलब होता है ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। कोई भी चीज जो सीधा सीधा है, घुमा फिरा कर नहीं बोला गया और एक्सेप्टेबल है। जब आप बोलते हो ना कि दिस इज ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, इसका मतलब ये चीज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है, और इसके अलावा क्या है, एक्सेप्टेबल है, ये इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो दिस इज ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, दिस इज ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत सारे इडियम्स आज हम लोगों ने किए, बहुत सारे ऑप्शंस में इडियम्स आए हम लोगों ने किया, और आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। और अगली क्लास और भी बेहतरीन मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और किसी भी तरीके से एग्जाम को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि एक बार इग्नोर करने का मतलब है एक साल खराब। तो पढ़ते रहो, और सिर्फ इंग्लिश पढ़कर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, आपके पास दिन बहुत कम बचे हैं। तो अच्छे से पढ़ो, मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद।